रंजीत भैया, आपका वेलकम है। थैंक यू। आज तो आपको सब देखते हैं, लेकिन 22 साल पहले ये जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? तो ट्रैफिक में आने का मेरा कोई सीन नहीं था कि मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कभी आऊँगा। बचपन में एक क्रिकेट प्लेयर था मैं, बचपन में एक डांसर था मैं। पहली बार मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि 22 साल पहले मेरा एक दोस्त था। मेरा दोस्त पहली बार आ रहा था और मैं इस वक्त मेरी ड्यूटी गीता भवन स्क्वायर पे थी। ओके। और वहाँ पर सेट पे वॉकी टॉकी पे एक कॉल हुआ कि रंजीत जल्दी पहुँचो, क्योंकि बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ है। और मेरा ही दोस्त 2 टुकड़ों में लुट पड़ा। उनकी माँ ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मेरा बेटा ला के दे। और जो क्रिकेट प्लेयर था, जो डांसर था, वो चौराहे पे खड़ा हुआ। ट्रैफिक पुलिस को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता था, अनरिस्पेक्टिव नेम्स। ये नाम बदलना है मुझे। पहला नाम पागल हो गया। द कॉप्स को ठोला, कबूतर, ठुल्ला, लाइक ऐसे वर्ड से बुलाया जाता था। हर चेंज लाने वाले व्यक्ति को लोग पागल ही बोलते हैं। मिलियन फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई सुन रहा है। कभी कभी आपके पास एक इंसान भी नहीं होता। फॉलोअर्स वो होना चाहिए जो दिल से आपको कनेक्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं या आपसे जब भी मिलते हैं उन्हें एक अपनापन लगता है। पीपल कम टू मी टेक सेल्फी, पीपल कम टू मी टेक ऑटोग्राफ, पीपल कम टू मी टेक इंटरव्यूज, बट नोबडी कम टू माई स्क्वायर एंड गिव मी ग्लास ऑफ वाटर। लगभग रंजीत भाई कितना टाइम लगा आपको, ये जो आपका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है? मंथ लगे, ईयर्स लगे? मेरा काम कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट बनना है। आई एम अ कंटेंट, मुझे आओ और लेके जाओ। जहाँ तक मैं आज देखता हूँ कि बहुत सी चीज़ें लोग सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन आपने पैशन के लिए किया। हल्का सा बॉडी दिखा दीजिए, मिलियन फॉलोअर्स। मिलियन फॉलोअर्स। हल्का सा आप कंटेंट में गाली दे दीजिए, मिलियन फॉलोअर्स। किसी भी कंट्री की ग्रोथ को या किसी भी सिटी की ग्रोथ को रोकना है ना, तो उसके यूथ का माइंडसेट चेंज कर दो। पर हमारा युवा रोड पे मर रहा है, दारू पी के मर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव मर रहा है, बैड रश ड्राइविंग मर रहा है। अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान के यातायात कानून को बदलने का। कैसा होना चाहिए कानून? मेरा ये ड्रीम था कि अगर जिस दिन मैं मरूँ और मेरी बॉडी घर जाए ना, तो हज़ारों लोग घर जाना चाहिए और तिरंगे में बॉडी जाना चाहिए। एंड ऑफ द डे मैं आईने में जाकर खुद से पूछता हूँ, क्या मुझे अपने आप पे गर्व है? तो मेरा आईना मुझे बोलता है, यस गर्व है, तूने कुछ गलत नहीं किया। हर किसी की लाइफ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक जो सबको दिखता है और जो दूसरा होता है वो जनरली कोई देख नहीं पाता है। खास करके जब बात आती है इंदौर के आइकन्स की, जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत इम्पल्सिव काम करते हैं, बहुत डेडिकेटली काम करते हैं और ग्लोबली वो रिकग्नाइज भी होते हैं। लेकिन जब बात आती है उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, बिहाइंड द कैमरा क्या क्या होता है, तो बहुत लोगों को वो पता नहीं होता है। जब से हम लोगों ने इंदौर टॉक पे ये पॉडकास्ट शो शुरू किया है, मेरा बहुत मन था कि रंजीत सिंह को लेके आया जाए, जिन्हें आप सुपर कॉप, सिंघम और न जाने कितने नामों से जानते हैं। रंजीत भैया आज एक ग्लोबल ब्रांड हैं और इंदौर के ट्रैफिक में उन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। ऑलमोस्ट आज वो 22 साल की अपनी जर्नी को पूरा कर चुके हैं और ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि रंजीत सर आज खुद इस पॉडकास्ट स्टूडियो में हैं। आज की इस कन्वर्सेशन में हम वो सारी बातें उनसे करने वाले हैं जो शायद ही लोग उनके बारे में जानते होंगे। उन्हें सड़कों पर, चौराहे पर, ख़ास तौर पे उनकी वो जो डांसिंग स्टाइल है उसके बारे में तो बहुत लोग अवेयर हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ क्या है, उनकी स्ट्रगल स्टोरीज़ क्या है, उनके चैलेंजेस क्या है, क्या वो प्रॉब्लम्स से जो वो डेली फेस करते हैं इस लाइफ को जीने के लिए, आज सारी बातें होंगी द अनडिस्कस पॉडकास्ट शो पर। रंजीत भैया, आपका वेलकम है। थैंक यू। और ये एक ड्रीम कम ट्रू है। अभी जब से हम लोगों ने ये पॉडकास्ट शो शुरू किया है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि इंदौर के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ग्लोबली जाना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी बातें उनकी हैं जिनके बारे में आज भी लोगों को बिल्कुल पता नहीं है। और कोशिश ये रहती है कि वो जो हिडन चीज़ें हैं, वो जो अनडिस्कस बातें हैं, इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लोगों तक पहुँचाई जाए। तो ऑलमोस्ट 22 साल कंप्लीट कर चुके हैं आप इस जर्नी में, और 22 साल मतलब 2 दशक किसी भी प्रोफेशन में या किसी भी फील्ड में बहुत बड़े होते हैं। डिफरेंट एवेन्यूज़ आपने अचीव किए हैं, डिफरेंट माइलस्टोन आपने सेट किए हैं और कई ऐसी चीज़ की हैं जो शायद इमेजिन भी करना मुश्किल है। एक ट्रैफिक कॉप को आपने एक सेलिब्रिटी बना दिया, मतलब ये वाकई में सोच से परे है
लेकिन इसके पीछे भी आपकी कोई एक स्टार्ट रही होगी या एक वो बैक स्टोरी रही होगी। आज तो आपको सब देखते हैं, आज आप फेमस भी हैं, आज आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, इंदौर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन 22 साल पहले ये जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, क्योंकि पहली बार मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ किसी पॉडकास्ट चैनल पे। मैंने आज तक अपनी पर्सनल चीज़ें कभी शेयर नहीं करी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाइब्स आती हैं। मुझे कभी कंफर्ट जोन मिला ही नहीं, या किसी ने ऐसा पूछा ही नहीं इसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स या कभी भी आकर अपने जो अनसीन जो सीन है उसको लोगों के सामने लेकर आऊँ, वो कभी हुआ नहीं। आई एम थैंकफुल कि मुझे आपसे ये वाइब्स आई, इंदौर टॉक से ये वाइब्स आई कि मैं आज कुछ ऐसी बातें जो कि लोगों को नहीं पता, शायद वो हो सकता है कि यहाँ पर मैं शेयर कर पाऊँ। इस मेरे लिए ये ऑनर की बात है, क्योंकि हर एक इंसान को एक सुनने वाला चाहिए होता है। बिल्कुल। फॉलोअर्स का मतलब, मिलियन फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई सुन रहा है। कभी कभी आपके पास एक इंसान भी नहीं होता है, इतने मिलियन फॉलोअर्स के बाद भी। तो कुछ सुनने वाला अगर एक इंसान मिल जाता है तो लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। 22 साल पहले भी यही हुआ था। 22 साल पहले मैंने खुद को सुना था, क्योंकि हम सब दुनिया को दिखा रहे होते हैं, खुद को नहीं देख रहे होते। खुद की जो अंदर बहुत सारी क्वालिटी, इनर वॉइस होती है, उसको नहीं सुनते, उसको हम डिनाई कर रहे होते हैं। नहीं। तो ट्रैफिक में आने का मेरा कोई वो नहीं था, सीन नहीं था कि मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में कभी आऊँगा। बचपन में एक क्रिकेट प्लेयर था मैं, बचपन में एक डांसर था मैं, पर कभी ये नहीं सोचा था कि मैं ट्रैफिक कॉप बनूंगा। कभी ऐसा सोना नहीं था। मगर लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जब मैं 98 में पुलिस फोर्स ज्वाइन किया, एंड 2003 में मेरा पोस्टिंग कुछ वजह से ट्रैफिक डिपार्टमेंट में किया गया। मैं खुश नहीं था। अच्छा, आप खुश नहीं थे? आई एम नॉट हैप्पी कि मैं अरे कहाँ आ गया, क्योंकि खाकी का एक क्रेज़ अलग था, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट का उस वक्त वो क्रेज़ नहीं था जो आज है, जो मेरी वजह से आज बन गया है। वो आपने बनाया है क्रेज़। या 2003 में ऐसा कुछ नहीं था, और इंदौर भी इतना ब्रॉड नहीं था जितना आज आपको दिख रहा है। तो कोई स्कोप नहीं था उसमें आगे बढ़ने का। और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में यूनिफॉर्म चेंज होती है आपकी सडनली। बट 22 साल पहले पहली बार मैंने लाइफ में, जबकि मेरी एज वहाँ पर 24 के आसपास होगी, और मैंने पहली बार खुद से बात की थी कि क्या मैं कर लूँगा, क्योंकि 22 साल पहले मेरा एक दोस्त था जो इंदौर आ रहा था, और मैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट में मेरा पोस्टिंग हुआ था। आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल। मैं चौराहे पे नॉर्मली खड़ा रहता था, मतलब 7 दिन हुआ था मेरा पोस्टिंग हुए। तो मेरा दोस्त ने बोला चल मैं आ रहा हूँ तेरे से मिलने के लिए, अपन कुछ बातें शेयर करते हैं। तो मैंने तो आ जा, और वो आ रहा था। और बाईपास हमारा जो आप देख रहे हैं ये नया नया बना था 2003 में। तो अक्सर वहाँ एक्सीडेंट होते थे ब्लाइंड। मेरा दोस्त पहली बार आ रहा था, और मैं इस वक्त मेरी ड्यूटी गीता भवन स्क्वायर पे थी। और वहाँ पर सेट पे वॉकी टॉकी पे एक कॉल हुआ कि रंजीत जल्दी पहुँचो, क्योंकि बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ जाम लग रहा है। अच्छा। मैं बाईपास गया, और मेरा ही दोस्त 2 टुकड़ों में रोड पड़ा हुआ था। मतलब जो दोस्त आपसे मिलने आ रहा था उन्हीं का एक्सीडेंट हुआ और उन्हीं का डेथ हुआ। उसी के लिए मुझे बोला गया, और उसी के लिए आपको बुलाया गया। मुझे बुलाया गया, और आपको पता नहीं था कि मेरा किसके लिए हुआ है। या वो मेरा दोस्त है, ये मुझे नहीं पता था। एक्सीडेंट हुआ तो ये पता था। मैं वहाँ गया, और मैं बहुत गुस्सा आया कि मेरा 24 साल का दोस्त रोड पे ऐसे कैसे पड़ सकता है। लाइक मैं बहुत गुस्से में था। मैं बहुत कैसे बॉडी मैंने एडजस्ट करी। फिर हम लोग ने अंतिम संस्कार के लिए उसके घर लेके गए, तो उनकी माँ ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, मेरा बेटा ला के दे। तो जवाब नहीं था मेरे पास, पर वो जवाब एक मैं उनको दे के आया था। वो देवास के रहने वाले थे। अच्छा। तो मैं जवाब दे के आया था कि माँ आपका बेटा तो नहीं ला पाऊँगा, पर आज के बाद जहाँ मेरी ड्यूटी होगी ना, वहाँ किसी को मरने नहीं दूँगा। ये मैंने उनको वादा किया था। और दैट द बिगनिंग की मैं जब वापस सीता को अग्नि दे के आया और चौराहे पे, और जो क्रिकेट प्लेयर था, जो डांसर था, वो चौराहे पे खड़ा हो गया। और जब मैं चौराहे के बीच में गया तो मुझे लगा यार ये वो मंच है जहाँ मैं परफॉर्म करना है मुझे। अच्छा। ये वो फील्ड है जहाँ मुझे बॉल रोकनी है। बॉल का मतलब उस वक्त बाइक थी। मैं क्रिकेट प्लेयर था, तो मुझे बाइक के अंदर बॉल दिख रही थी, और मैं वो बॉल की तरह ट्रीट कर रहा था कि नहीं मुझे इसको रोकना है। तो जो क्रिकेट ग्राउंड में मेरे मोमेंट थे, जो मेरे स्टेज पे मोमेंट थे, वो मैं रोड पे करने के लिए ट्राई किया। और उस वक्त ट्रैफिक पुलिस को डिफरेंट नाम से पुकारा जाता था, अनरिस्पेक्टिव नेम्स, जो आप सब जानते होंगे, जो बिल्कुल है ना, बहुत डिफरेंट गंदे नामों से पुकारा जाता था। तो मुझे लगा यार ये नाम बदलना है मुझे। तो नाम क्या आया, पहला नाम पागल हो गया है। जैसे मैंने मोमेंट किया,
तो लोगों ने कहा पागल हो गया है। मैंने कहा यार नाम बदल दिया, क्योंकि नाम कुछ और था मेरा उस वक्त। उस वक्त द कॉप्स को ठोला, कबूतर, ठुल्ला, लाइक ऐसे वर्ड से बुलाया जाता था। सडनली ठुल्ले के बाद पागल आया। तो मैंने कहा यार नाम बदल दिया, क्या मैं स्कोर करता हूँ? आप यकीन मानो, अगर आपको लोग पागल बोल रहे हैं ना, आप कुछ कर रहे हो बस। हाँ, आप कुछ कर रहे हो बस। हर चेंज लाने वाले व्यक्ति को लोग पागल ही बोलते हैं। हाँ, तो आप समझ जाओ कि मैंने जब नाम बदला मैं बहुत खुश हुआ, और मैंने मम्मा को बोला, मम्मा आज किसी ने चौराहे मुझे पागल बोला। मम्मा एक साथ देख रही थी, कैसा है बे, मतलब ऐसा पूछी मुझसे। मैंने कहा आई एम सो हैप्पी कि मम्मा मुझे किसी ने ठुल्ला नहीं बोला, मुझे लोगों ने पागल बोला। वो मेरा फर्स्ट अवार्ड था। ओके। जो मैंने अपनी डायरी में भी लिखा कि समवन कॉल मी पागल। और वो पागलपन मैंने बढ़ाया कि मुझे दिमाग में था कि मुझे किसी को मरने नहीं देना है। एंड डे बाय डे अपने आप को शार्प किया, करते करते करते। जो डांसर था, जो क्रिकेट प्लेयर था, वो परफॉर्म कर रहा था। प्रॉब्लम यही थी कि मेरे पास म्यूज़िक नहीं है आज भी। हाँ, आपको म्यूज़िक नहीं मिलता चौराहे पे। लोग मुझे डांसिंग कॉप बोलते हैं, तो वेयर द म्यूज़िक? म्यूज़िक नहीं है। म्यूज़िक नहीं है। आजकल तो शादी ब्याह में लोग बिना म्यूज़िक के डांस ही नहीं करते हैं। महिला संगीत होता है, या कहीं पर भी जाओ तो संगीत के बिना डांस ही नहीं होता। मैं वो एक वाहिद डांसर हूँ जिसको म्यूज़िक नहीं चाहिए। तो आपने फिर ये कैसे विजुलाइज किया यार, ये म्यूजिक तो है नहीं, हाँ। तो कैसे स्टेप्स बनेंगी? क्योंकि बीट्स पे ही अल्टीमेटली मूवमेंट होती हैं वो सारी। हाँ। तो ये कैसे किया? ये वो प्रैक्टिस थी या आपका पैशन था, या वो जो आपको एक स्पार्क मिली यार कि ये दोस्त के साथ हुआ है? देखिए, उसके लिए ना आपको मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी से मोहब्बत कर रखी ना, तो आप यकीन मानो म्यूज़िक आ जाता है। ये पागलपन की बात बता रहा हूँ मैं, ये नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। हाँ, और ये पागल लोग ही समझ पाएंगे। पागल लोग ही समझ पाएंगे। ये बात सिर्फ पागलों के लिए कि अगर आपको मोहब्बत हुई है और उस मोहब्बत का नाम नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तो यकीन मान लीजिए आप को म्यूज़िक तो बहुत छोटी बात है, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। पर आपको प्योर हार्टेड इंडिया के उस तिरंगे से मोहब्बत करनी होगी, बहुत दिल से करनी होगी। और मेरे को वो उस वक्त हो गई थी। और वो जब तिरंगा मुझे लहराता हुआ मिला ना, क्योंकि मैं एक पुलिस बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, आप सिविल पुलिसिंग में थे पहले? हाँ, मैं सिविल पुलिस से हूँ, और मेरे फादर ऑल्सो पुलिसमैन। ओके। मेरे घर में बहुत सारे लोग जो हैं वो आर्मी में और पुलिस में हैं। और जब कभी मैं देखता था किसी आर्मी की बॉडी गांव में आती थी, आर्मी सोल्जर की, तो तिरंगे में लिपटी हुई आती थी। तिरंगे में आती, बिल्कुल। पर पुलिसमैन को वो सम्मान नहीं मिलता था। ओके। वो आर्मी में जनरली दिया जाता है ऑनर के रूप में। हमारे यहाँ थोड़ा सा उसको देखा जाता है, बैकग्राउंड देखा जाता है, कैसे मारा, ये वो, ऐसा हमारे यहाँ होता है। पर उसको सोल्जर को एक हमेशा एक तिरंगा मिलता है। तो मेरे दिमाग में था यार, मैं जब मरूंगा ना तो मुझे मेरे बॉडी पे तिरंगा चाहिए। तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना था। ये ड्रीम था मेरा। लोगों का ड्रीम हो सकते हैं कुछ और, मेरा ये ड्रीम था कि अगर जिस दिन मैं मरूँ और मेरी बॉडी घर जाए ना, तो हज़ारों लोग घर जाना चाहिए और तिरंगे में बॉडी जाना चाहिए। ये ड्रीम लेके मैं पुलिस में भर्ती हुआ था। अच्छा। और उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए मैंने हार्ड वर्क स्टार्ट किया। आप यकीन मानिए, जब भी मैं सिविल पुलिस में था तो तिरंगे को जहाँ भी लहरा तो दिखता था, मैं लहरा रहा है, तो मेरे को अपने आप एनर्जी आती थी। तो वो चीज़ दिमाग में थी कि यार करते हैं। तो चौराहे पे एक दिन मैं थक गया था, लाइक कि यार कैसे इसको करूं। तो मैं आई विल मैनेज कि करते हैं, मतलब स्टेप बना रहा था कि बिना म्यूजिक कैसे होगा। तो आपने देखा होगा 2003-4 टाइम पे, अभी तो हमारे यहाँ रोड पर जो भिक्षुक होते हैं वो अब नहीं है। अब नहीं है। उस टाइम पे बहुत होते थे, हर चौराहे पे लगभग बहुत। तो डेट टाइम पे क्या हुआ कि एक छोटा सा बच्चा रोड पर बैठा हुआ था, और मैं 8 बजे ड्यूटी आ गया था, और मैं 12 बजे तक कंटिन्यू ड्यूटी कर रहा था। 4 घंटे हो गए थे मुझे डांस करते करते चौराहे पे। जो भी मैं कर रहा था परफेक्ट नहीं था, मगर कर रहा था। तो वो बंदा 4 घंटे से बैठा हुआ था। तो मैं जाके उसको बोला कि रोज़ तुम भीख मांगते हो यहाँ पर, और आज मैं ड्यूटी पे आया तो तुम 4 घंटे से बैठे हो, क्यों नहीं मांग रहे हो? बोला साहब, अगर आप ऐसा करते रहोगे ना तो मैं ज़िंदगी भर भीख नहीं मांगूंगा, मैं आपको देखता रहूँगा। क्योंकि भूख जो चीज़ है ना मेरे दोस्त, ये वो चीज़ें जो इंसान को क्राइम करने पे मजबूर कर देती है। बिल्कुल। और मेरा वो डांस किसी की भूख रोक रहा था। तो मुझे वहाँ क्लिक हुआ कि यार मैं इस डांस की वजह से अगर किसी की भूख रोक सकता हूँ तो मैं ट्रैफिक भी रोक सकता हूँ, मैं ट्रैफिक भी मैनेज कर सकता हूँ। और वो जो किक थी ना, जो उस बच्चे से मिली, वो किक ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं डांस और अच्छे से करूँ, क्योंकि उस बच्चे का प्योर हार्टेड था। प्योर हार्ट था वो। तो उसने जब ये बोला कि अगर आप ऐसे मैनेज करोगे तो सर आपको देखना अच्छा लग रहा है, भीख मांगना अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो जो वर्ड थे ना वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरी थे।
मैं वहाँ से इंस्पायर हो गया। मैंने कहा रंजीत करते हैं। एक तो मेरे दोस्त की डेथ हुई थी, ऊपर से इस बच्चे ने ऐसा बोला। ये दो जो वाक़या हुए ऐसे हुए कि जिसने मुझे झकझोर दिया कि नहीं करते हैं, चल लोग पागल बोलेंगे ना, क्या हो गया, करते हैं। और वो पागलपन एक रूप लेने लग गए। लगभग रंजीत भाई कितना टाइम लगा आपको, ये जो आपका सिग्नेचर स्टाइल बन चुका है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इवन सेलिब्रिटीज़ भी आपके स्टाइल पे मूव करते हैं, कितना टाइम लगा? मतलब मंथ लगे, ईयर्स लगे? क्योंकि ये आपका खुद का इजाद किया हुआ स्टाइल है, ये कॉपीड स्टाइल नहीं है। और ख़ास तौर से इस स्टाइल के थ्रू ट्रैफिक कंट्रोल करना, ये अपने आप में और बड़ी चीज़ है। तो लगभग कितना टाइम लगा इस चीज़ को परफेक्ट करने में? मैं यकीन मानिए, मैं चौराहे पे काम करता था, तो सिग्नल आपने देखे होंगे। हाँ। तो वहाँ पर सेकंड्स चलते हैं, सेकंड्स, है ना। तो मैं इधर से उधर जाता था, उधर से इधर आता था, कंटिन्यू घूमता था, तो वहाँ परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा था मैं। जब टाइम सिंक नहीं हो रहा था, टाइम सेट नहीं हो रहा था मेरा। तो मैं जब भी इधर से उधर जाऊँ और वापस आऊँ तो ट्रैफिक के बीच में फंस जाता था। मैंने यार कैसे जल्दी निकलें इसको, अरे मैंने कैसे जल्दी निकल सकते हैं, उसमें मैं वर्क करने लगा। आप यकीन मानो 3 महीने लगे उसको वर्क करने मेरे को, कि मैं उस चौराहे को उतने सेकंड्स में कैसे क्रॉस कर सकता हूँ। तो मैं उस टाइम पे, जब कॉलेज टाइम पे था, मैं माइकल जैक्सन का फ़ैन हुआ करता था, तो मैं उसको मून वॉक सीखता था बचपन से। तो मैंने क्या यहाँ अप्लाई करूँ, और मैं सडनली गया और मैंने बैक मारा तो मैं गिर गया, क्योंकि पीछे देखना बड़ा मुश्किल है। रोड इज़ नॉट ए स्लिपरी एरिया। हाँ। आप वहाँ मजाक नहीं कर सकते। स्लिपरी एरिया में डांस करो, मून वॉक करो, सब चलेगा, पर रोड बहुत खुरदरा होता है। वहाँ जूता घिसने का मतलब आपके थाई में, आपके नीज में बहुत दम चाहिए तो जूता खसकता है। इतना आसान नहीं है मून वॉक करना रोड पर। वो दिखता आसान है। हाँ, तो दिखता आसान है, कह रहे हो क्या डांस कर रहा है, मगर आप कभी घिस के देखना चौराहे पे, आप नहीं खिस पाओगे। तो मैंने जैसे खिसा तो गिर गया। तो मैंने कहा यार इसको कैसे करें, लोग हंसी उड़ाने लगे। तो मैंने इसको किया, मगर वन डे मुझे सिर्फ 6 सेकंड थे और मुझे उसको क्रॉस करना था। 3 महीने बाद वो मोमेंट आया जब मैंने 6 सेकंड में मून वॉक करके वो क्रॉस कर दिया और ट्रैफिक आगे बढ़ गया। ओके। और वो दिन था, करीब 3 महीने मुझे लगे हैं उस डांस को परफेक्ट पोजीशन में लाने में। 3 महीने की मेहनत है वो, जब ये स्टाइल बन पाया। हाँ, 3 महीने लगातार उस पर वर्क किया गया, हार्ड वर्क। और उस वक्त तो मुझे लोगों ने कहा भी था कि ये नीज पे प्रॉब्लम डालेगा, ये थाई पे प्रॉब्लम डालेगा, इसकी बॉडी का इफेक्ट, साइड इफेक्ट आएंगे। वो अब आए हैं, अब आएंगे, वो अब आए भी हैं, वो बहुत प्रॉब्लम भी देते हैं। मगर हाँ, इससे एक चीज़ होगी, जो एक वर्ड था ट्रैफिक पुलिस के लिए, डिसरिस्पेक्ट, वो बदल गई। लोग रिस्पेक्ट देने लगे। आफ्टर 6 महीने बाद उसी चौराहे पर, गीता भवन पे, लोग हेलो सर, यू डूइंग ग्रेट जॉब। लोगों के ओपिनियन बदलने लग गए, लोगों की थॉट बदलने लग गई, लोगों का, लड़कियों का स्माइल आने लगा, छोटे छोटे बच्चे स्माइल करने लगे, बुजुर्ग स्माइल करने लगे, लोग देखने लगे। एक कॉप को कोई देखता नहीं था, उसको दूर भागते थे, लोग पास आने लगे। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त कोई यूट्यूब कुछ नहीं था, सिर्फ सिंपल लोग थे। और वो लोग आते थे चौराहे पे देखने के लिए। गीता भवन चौराहा आज जैसे भौरकुआ हो गया है, पहले गीता भवन चौराहा स्टूडेंट के लिए हब होता था। तो वहाँ काफ़ी स्टूडेंट शाम को बैठते थे, मेडिकल के लिए खास तौर पे वो हब था। तो वो वहाँ पर काफ़ी लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते थे मेरी ड्यूटी को। लगता था यार ये कमाया है लोगों को। अगर आप अपने काम से, अपनी मेहनत से जनता की सोच बदल दो तो समझ जाना आपने बहुत बड़ा गिफ्ट पा लिया है। और वो मैंने लोगों के 1 साल के अंदर ही वो अचीव कर लिया था, कि 1 साल के अंदर लोगों का जो नाम था, जो मेरा लोग ट्रैफिक पुलिस को जिस नज़र से देखते थे, वो बदल गया था। वो आपने बदल दिया था। वो बदल गया था। वो लोग देखने लग गए थे कि यार एक कॉप, ट्रैफिक पुलिस भी कुछ चीज़ होती है। इस वर्दी को रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया था। और आज ये कंडीशन है कि हर कॉप इस वर्दी को पहनने के बाद प्राउड फील करता है। डेफिनेटली। तो ये जो चेंजेस आप लाते हो अपने काम से लाते हो, और काम की ही पूजा है। रंजीत सिंह की कोई औकात नहीं है इस वर्दी के बिना, मगर इस वर्दी को मैंने बहुत मोहब्बत करी है। दैट्स द रीज़न कि ये मुझे अब वापस फीडबैक दे रही है, मुझे रिस्पेक्ट दे रही है। आप इज़्ज़त दोगे तो इज़्ज़त मिलेगी। इस वर्दी को मैंने बहुत इज़्ज़त दी है, इस वजह से शायद मैं यहाँ बैठा हूँ। नहीं भैया, वो हमने विटनेस भी किया है। लगभग ऑल टुगेदर मुझे भी 25 साल हो गए मीडिया में। और अब जिस एरा की बात कर रहे हैं, मतलब इसको बोलेंगे कि प्री सोशल मीडिया एरा। सोशल मीडिया तब तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया जैसा कुछ आएगा। और जहाँ तक मैं आज देखता हूँ कि बहुत सी चीज़ें लोग सोशल मीडिया के लिए करते हैं, लेकिन आपने पैशन के लिए किया, आपने एक चेंज के लिए किया। आपका कोई ऐसा माइंडसेट नहीं रहा होगा कि यार मुझे फेमस होना है। आपका माइंडसेट था कि यार मुझे ये जो ट्रैफिक पुलिस की इमेज है इसको चेंज करना है, इसको ऐसी चेंज करना है कि इसको पॉजिटिविटी रहे। और वाकई में आपने ट्रैफिक पुलिस को, सिर्फ इंदौर पुलिस को नहीं, इंडिया की अक्रॉस जो ट्रैफिक पुलिस है उसको एक वो रिस्पेक्ट दिलाया है
जिसके कारण आज कॉप्स सुपर कॉप्स हो गए हैं। और उसके बाद तो अब तो खैर बहुत सारी मूवीज़ भी आ गई हैं, सिंघम आ गई है, इवन सिंघम भी टाइटल बाद में आया, आप तो पहले से सिंघम बन चुके थे। तो ये नो डाउट जो आप हम काम करते हैं वो हमें देता है, कहीं ना कहीं प्रे करता है, और जो लोग उससे बेनिफिट करते हैं। इवन जैसे आपने बताया कि वो बच्चा भूख भूल गया अपनी, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं भी जब आप परफॉर्म करते तो देखता हूँ बहुत से लोग टेंशन में आते होंगे। ट्रैफिक वर्ड ऑल टुगेदर इज़ अ टेंशन वर्ड, लोग जल्दी में रहते हैं, लेकिन आपको देखने के लिए वो रुकते हैं, वो हंसते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं आप हैप्पीनेस स्प्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बात करी कि आपने जो शुरुआत करी वो उस एरा में कि जब तो मीडिया ही था, सोशल मीडिया जैसा कुछ था ही नहीं, और मैंने भी आपके बहुत सारे आर्टिकल्स BBC, अल जजीरा और ऐसे कई चैनल्स पे देखे हैं, कई ऐसी वेबसाइट्स पे देखे हैं जिनके तक आज के एरा में लोगों का पहुंच पाना असंभव है। और मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि ये तो ठीक है, सोशल मीडिया पे आज की जो वायरलिटी है तो एक शॉर्ट टर्म होती है और ये कभी भी ख़त्म हो जाएगी। आपने वो जो फॉलोअरशिप वाली बात कही कि फॉलोअर्स कभी भी वो नंबर नहीं होना चाहिए, फॉलोअर्स वो होना चाहिए जो दिल से आपको कनेक्ट करते हैं, आपको कॉल करते हैं या आपसे जब भी मिलते हैं उन्हें एक अपनापन लगता है। तो आज जो ये जनरेशन शिफ्ट हो गया है काम को लेके, आज काम किया जा रहा है फेमस होने के लिए, लेकिन आपने जब काम शुरू किया था तो वो थॉट कभी था ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं था। तो ये दो चीज़ों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि अब आप फेमस हो गए हैं, तो लोगों का पता है, ये मैं परसेप्शन जनरल बता रहा हूँ कि यार ये फेमस होने के लिए कर रहा है, उसको वो 22 साल पीछे वाला रंजीत पता ही नहीं है। तो होता होगा ऐसा आपके साथ कई बार? एक्चुअली पता नहीं, ये बात नहीं है, वो देखना नहीं चाहते। लोगों का ये जो ओरा बदला है ना, वो किसी की सक्सेस की देखना नहीं चाहते। हाँ, अभी तो फिलहाल ऐसा हो गया, फिलहाल यही चल रहा है। और कैसे सक्सेसफुल बने उसके लिए वो सक्सेसफुल इंसान जो भी ढूंढते हैं और उसकी माइनस पॉइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। हर एक इंसान के लाइफ में माइनस पॉइंट होता है। तो वो जो अनसक्सेसफुल हैं वो सक्सेसफुल ऐसे हो जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को पकड़ लेते हैं जो ऑलरेडी बहुत मेहनत करके बड़ा हुआ है, उसके खिलाफ नेगेटिव बोल के, उसके खिलाफ कुछ भी बोलकर, ताकि उनको हाइप मिल जाए। पर यकीन मानिए आपकी वो हाइप नकली है, आप एक दिन हार जाओगे क्योंकि सच जीतेगा। 22 साल पहले मुझे पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब ट्रैफिक पुलिस क्या थी और आज क्या है, इंदौर का ट्रैफिक क्या था और आज क्या है, लोगों की सोच ट्रैफिक पुलिस के लिए क्या थी और अब क्या है। ये अंतर मैंने देखा है। ये आजकल के बच्चे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि 22 साल पहले वो पैदा भी नहीं हुए थे, शायद वो आंगन में खेल रहे होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, उनको पता भी नहीं सोशल मीडिया क्या होता है। पर उस टाइम पे मैं इस शहर को रिप्रेजेंट कर रहा था। 2003 से मैं इस शहर को, अल जजीरा चाहे BBC हो, चाहे वो न्यूजीलैंड TV हो, चाहे बहुत सारे ब्रॉडकास्ट चैनल है जो कि इंदौर आते थे, मुझे कैप्चर करने के लिए आते थे। 2008, 9, 10 आप उठा के देखिए, उस टाइम के आप कभी निकालेंगे क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं, तो रिकॉर्डिंग थी नहीं, सिर्फ फोटो खींचे जाते थे, आर्टिकल छपते थे मेरे बारे में। तो ये हार्डवर्क है जब आप निस्वार्थ करते हो, क्योंकि स्वार्थ से की हुई चीज़ें ना दिख जाती। एक्चुअली इसकी शुरुआती स्वार्थ है तो रिटर्न वो आना नहीं आना है। और यकीन मानिए रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी आपको, आप बहुत फेमस हो जाओगे, आपके मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, पर रिस्पेक्ट जो होती है ना, कभी मैं डर जाता हूँ, कभी कभी मेरे चौराहे पे ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि मैं लिटरली डर जाता हूँ कि यार इतनी रिस्पेक्ट मत दो मुझे, मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं और अभी भी मैं अपने आप को खामियों को निकाल रहा हूँ। मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, मैं इंसान पैदा हुआ था, इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इंसान बना नहीं हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारी खामियां हैं। पर आप जिस तरह रिस्पेक्ट दे रहे हो उसमें मेरे को डर लगता है कि क्या मैं इसको फुलफिल कर पाऊँगा, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं जब आपका नाम बड़ा होता है ना, तो डिसएडवांटेज ज़्यादा है, इसके पॉजिटिव साइंस कम है मगर इसके नेगेटिव पॉइंट्स ज़्यादा है। लोग आपको हमेशा फिट देखना चाहते हैं, लोग आपको हमेशा अच्छा ही देखना चाहते हैं, तो वो एक बर्डन हो जाता है लाइफ में, क्योंकि आपसे गलती ना हो ऐसा होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस ओरे को आपको कंटिन्यू करने के लिए आपका हार्डवर्क काम आएगा। और मैं आज इतना सक्सेसफुल हूँ और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो इसमें पीछे सबको पता है कि इसका हार्डवर्क है। इट्स नॉट अ जोक कि चौराहे पे आप 6 घंटे 7 घंटे डांस करो 45 डिग्री पे और लोगों को धूप लग रही है और आप 6 घंटे खड़े हो वहाँ पर। इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं चल रहा है। इसको आपकी मेहनत आपको लोगों के अंदर तक पहुँचेगी। सोशल मीडिया पे फेमस होना अलग चीज़ होती है और दिल में फेमस होना, रिस्पेक्ट लेके आना, ये एक अलग चीज़ है जो कि मैंने डिज़र्व करी। इंदौर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है, हमेशा इस तरह ट्रीट किया है मेरे साथ चौराहे पे लाइक आई एम सेलिब्रिटी। तो वो चीज़ों ने मुझे कहीं ना कहीं बूस्ट किया है। मैंने कभी सोशल मीडिया के लिए काम नहीं किया और ना इन फ्यूचर भी करने वाला। सोशल मीडिया तो तब था ही नहीं जब आपने काम करना शुरू किया, तो आप कैसे करेंगे सोशल मीडिया के लिए? आज भी लोग बोलते हैं कि सर आज अपना यूट्यूब चैनल बना लो, मैंने आज भी नहीं बनाया। मुझे कोई शौक नहीं है यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूबर बन के काम करने का, या क्योंकि जो चीज़ काम कर रहा हूँ मैं, अगर आप यूट्यूबर ही हो
तो आप बहुत अच्छी काम कर रहे हो। बहुत अच्छा कर पर मैं पाएंगे। पुलिस फोर्स में हूँ, तो पुलिस फोर्स में आप यूट्यूब के लिए थोड़ी काम कर सकता हूँ, मैं क्यों काम कर रहा हूँ? फिर मैं आपको कंटेंट ढूंढता रहूँगा, मैं अपना जॉब नहीं करूँगा। तो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, मेरा काम कंटेंट क्रिएटर नहीं, कंटेंट बनना है। आई एम ए कंटेंट, मुझे आओ और लेके जाओ, मेरी चीज़ों को लेकर वायरल करो, वो अलग चीज़ है। पर मैं कंटेंट क्रिएटर नहीं बन सकता कि मैं अपना जॉब छोड़कर मैं कंटेंट क्रिएटर बनूं, तो वो अलग चीज़ें हैं। लोग फेमस होने के लिए काम करते हैं, मैंने हार्डवर्क किया इस कंट्री के जवानों को रोड पे मरने के से रोकने के लिए, कि वो जवान रोड पे ना मरे, वो सेंस जागे उनके अंदर कि नहीं यार हमें रोड पे नहीं मरना है, मरना है तो देश के लिए मरना है, और अगर अपनी बॉडी को घर भेजना है तो सफ़ेद कपड़ों में नहीं तिरंगे में लपेट के भेजना है। वो सोच डेवलप करने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। एक्चुअली आपने अभी एक सही बात बोली कि यू आर द कंटेंट, आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है। Yeah. आप काम छोड़ के कंटेंट नहीं बनाने लगेंगे। हाँ. लेकिन अभी होता उल्टा है। हाँ जी, लोग अपना काम छोड़ के अब कंटेंट बनाने लगे हैं। वो तो मैंने ऐसे ही एक दिन मेरे फ्रेंड को मजाक में बोला, वो तो डॉक्टर, साइंटिस्ट, हाँ. और भी ऐसी प्रोफेशन है जिसमें डिग्री की ज़रूरत है, नहीं तो लोग वो भी बन जाएं। हाँ. कि भाई चलो आज मैं डॉक्टर बन जाता हूँ। और कंटेंट फील्ड ऐसी है, क्योंकि अब 25 साल हो गए काम करते करते, हमें भी समझ है कि ये हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, आज इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने इतना एक्सेस दे दिया है कि आप बना सकते हो, लेकिन बनाने के पीछे का मोटिव क्या है? फेमस होना है या चेंज लाना है? जैसे आपके काम का एक मोटिव है कि चेंज लाना है, भाई मुझे इमेज चेंज करना है। अब दो दुनिया में हम जी रहे हैं, एक रियल है, एक रील है। और रियल के चैलेंजेस अलग होते हैं, रील के चैलेंजेस अलग होते हैं, क्योंकि मैं भी दो ज़िंदगी देखता हूँ कि भाई एक रील ज़िंदगी अलग है, एक रियल ज़िंदगी अलग है। रील ज़िंदगी के जो स्ट्रगल्स होते हैं वो रियल में नहीं दिखते हैं लोगों को। और रील वाला जो वर्ल्ड हो गया, जैसे आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, और वो वर्चुअल एक्सपेक्टेशन है, तो क्या वो पूरी हो पाती हैं आपसे? देखिए, रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बहुत बड़ा गैप है, इसको समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। रियल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो रील में दिखती नहीं है, बिल्कुल नहीं दिखती, वो लोग देखना नहीं चाहते। आप कोशिश करते हो, लेकिन जैसे आप वो बैक द स्टेज वो वर्दी के साथ आप कभी कभी एक वीडियो डालते हो, वो बहुत अटैच करता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं देखना चाहते होंगे। उसमें उनको लगता होगा यार ये शो ऑफ कर रहा है, ये कोई ऐसे कोई वर्दी से प्यार करता होगा क्या, मतलब ये तो एक कपड़ा है। देखिए सर, ऐसा है, आप अगर लोगों के लिए काम करोगे ना, तो यकीन मानिए इस हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ भगवान को लोग नहीं छोड़ते। भगवान बदल देते हैं लोग। शंकर जी ने नहीं सुना तो कृष्ण भगवान के पास, कृष्ण ने नहीं सुना तो इनके पास चले गए। मतलब इनसे विश पूरी नहीं हुई तो चलो दूसरे के पास चलते हैं। कौन अपने भगवान बदल देते हैं। हम तो इंसान है यार, हमें लोग उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको तो ये उम्मीद रखना चाहिए कि हमें लोग उल्टा बोलेंगे। पर क्या आप लोगों के लिए काम कर रहे हो? आपका मोटिव क्या काम करने का? तो मेरा मोटिव बहुत क्लियर था कि मुझे इस देश के ट्रैफिक को सुधारना है, इस देश के युवाओं को रोड पर नहीं बनने देना है, उन्हें इंस्पायर करना है कि काम छोटा हो या बड़ा हो, अगर शिद्दत से किया जाए तो आपको हर उस मुकाम पर ले जा सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। और वो सोच के साथ मैं गया था कि लोग जाने क्यों छोटे काम करने में डर जाते थे कि नहीं यार ये काम हमारे लिए नहीं है, हम कुछ बड़ा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी काम आप कर रहे हो और आप उसने अपना 100% दिया है, वो काम आपको कुछ भी हो, मुझे आप यकीन मानिए एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मेरे को इस शहर में झाड़ू लगाने का काम मिला था जब मैं यहाँ आया था। कब? 2098 में। अच्छा। तो मैंने उस वक्त झाड़ू लगाई थी, और मेरे फादर का एक वर्ड था जो मुझे आज भी याद है कि बेटा कोई भी काम मिले उसको इतनी शिद्दत से करना कि लोग पूछे कि करा किसने। तो मेरे को यहाँ झाड़ू लगाने का काम मिला गया था, मुझे बर्तन मांजने का काम मिला गया था इस शहर में, और मैंने उस तरह साफ़ किया था कि उस मालिक ने पूछा था किसने साफ़ किया। तो आपको आपका हार्डवर्क लेके जाएगा, रियल लाइफ लेके नहीं जाएगी। आप रियल में कितने हार्डवर्क हो, ये आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां लोग आपके बारे में न चाहते हुए चर्चा करेंगे। पॉजिटिव या नेगेटिव हुए उनको छोड़ दीजिए, वो तो उनके माइंडसेट पे, वो उनका माइंडसेट है, उसके फॉलो मत करिए कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। हु एम आई नो वेरी वेल। आपको ओपिनियन चाहिए। इफ़ माई फादर प्राउड टू मी, इफ़ माई मदर प्राउड टू मी, इफ़ माई डॉटर प्राउड टू मी, तो आप कौन हो भाई? और आपका ओपिनियन किसने मांगा है? अपने माँ बाप की आंखों में मैं प्राउड देखता हूँ अपने लिए, मेरे लिए वही मेरा सब कुछ है और मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो वो रियल है। ये रील में जो दिखाया जा रहा है, और रील में मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ जिससे समाज सुधर जाए,
जिसमें लोगों को लगे कि यार ये मजाक नहीं कर रहा है, लोगों को ऐसे कंटेंट पसंद नहीं आते, लोगों को मसाला चाहिए। आजकल लोगों को देखिएगा आप, हल्का सा आप मज़ा चाहिए, हर चीज़ मज़ा चाहिए, हल्का सा बॉडी दिखा दीजिए, मिलियन फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर। हल्का सा आप कंटेंट में गाली दे दीजिए, मिलियन फॉलोअर्स। तो ये जो लोग मसाला ढूंढ रहे हैं ना, ये हकीकत को एक दिन तरसेंगे। इवन कई तो किस्से ऐसे हुए हैं, आपके सिग्नल्स को भी नहीं छोड़ा गया है, बहुत से ऐसे किस्से हुए हैं, लोग सिग्नल्स पे आके डांसिंग रील्स बना रहे थे। देखिए ऐसा है कि फेमस होने के लिए इंसान आज समाज में अगर अपने कपड़े उतारने को तैयार है ना बॉस, इससे नीच बात लाइफ में नहीं हो सकती। एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को इस सोशल मीडिया ने लांघ दिया है। अब बचा कुछ नहीं है। एक आप यकीन मानिए, सोशल मीडिया इतना डेंजरस है कि आप अपने 8 साल के बच्ची को मोबाइल नहीं दे सकते, और आप दे रहे हो तो आप यकीन मानना उनको वर्गैलिटी देखने को मजबूर कर रहे हो आप लोग। तो ये सोशल मीडिया से आप जितना पॉजिटिव कंटेंट के पास जाओगे वो ज़्यादा अच्छा है। मैं अभी भी आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे पॉजिटिव कंटेंट हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग अच्छे वीडियो बना रहे हैं, पर आप उनको व्यूज़ नहीं दे रहे हो, आप उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। दैट्स द रीज़न कि वो मर रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है समाज में, तो नेगेटिविटी मत ढूंढो उसके अंदर, पॉजिटिव थिंक ढूंढो जो समाज में आपके आने वाले बच्चों को, आपके आने वाले फ्यूचर को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। क्योंकि ये जो चल रहा है आजकल समाज में, वो कहीं ना कहीं समाज को गलत दिशा में लेके जाएगा। वो जो व्यूज़ वाला आपने बताया ना, उसका एक रीज़न एल्गोरिथम भी है। कई लोगों को पता नहीं होता है वो टेक्निकलिटी, एल्गोरिथम भी प्रमोट नहीं करता है। एक अच्छी बात किसी ने कही थी, मैं कुछ पढ़ रहा था तो उसमें बताया कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ को या किसी भी सिटी की ग्रोथ को रोकना है ना, तो उसके यूथ का माइंडसेट चेंज कर दो। और ये पर्टिकुलरली हमारी इंडिया में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है कि उसका माइंडसेट अब सोशल मीडिया ने चेंज कर दिया है, अनप्रोडक्टिव हो गया है। जो भी आप बता रहे वल्गर कंटेंट, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। ये प्रॉब्लम हम फेस करते, तो इसीलिए हम लोगों ने हमारा खुद का ऐप डेवलप किया है। आगे चल के हैं उसके प्लान्स के, जो इंदौर में ऐसा पॉजिटिव चेंज वाला कंटेंट बनाना चाहते हैं, हम उनके लिए वो प्लेटफॉर्म पूरा वैसे ही बिल्ड कर रहे हैं। रंजीत भी, अभी आपने फैमिली की बात कही थोड़ी देर पहले, और मुझे पता है कि आपका वो एक जो ब्रो वाला रिलेशन है अमर भैया से, वो बड़ा सॉलिड है। क्योंकि मेरा भी एक ब्रो वाला रिलेशन अतुल से, सनील से वैसा ही है। और इस स्ट्रगल फेज़ में जब हमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो भाइयों का बड़ा सहारा होता है। और अमर भैया आज खुद भी अपनी स्ट्रगल की बदौलत, उन्होंने भी इंदौर का नाम रोशन किया है और बहुत कई अच्छे असाइनमेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो ये भाई वाला भाईचारा क्या है, मतलब वो कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, या कैसे आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? क्यों ना कहीं आप भी एक ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बीइंग अ कॉप ऑल्सो, आप कई जगह जाते हैं, कई शोज़ पे आपको बुलाया जाता है, आप KBC पे होके आए हैं, बहुत बड़ी बात है। तो क्या है वो रिलेशन, भाइयों वाला रिलेशन? देखिए, मैं बहुत क्लियरली बन जाऊँगा कि मैं अगर जिसमें हूँ तो वो मेरी रूह है, मेरा कंफर्ट जोन है। अमर मतलब मुझे अगर वो साथ में है ना, दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर वो साथ में है तो वो मेरी जान है। एक्चुअली वो मेरा ड्रीम है। बचपन में हम दोनों डांसर थे, अच्छा, डांस किया करते थे। पर फैमिली की में आप बड़े हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी और वो निभानी पड़ेगी। उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं हो, कोई सेक्रीफाइसेस नहीं है। आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लायक हो तो आपको उठाना भी चाहिए। और मैं पढ़ने में बिल्कुल भी मतलब क्यों बर्बाद था, इंटरेस्ट नहीं था, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं था पढ़ने में, बिल्कुल मेरा नहीं था। मैं फेल हुआ करता था, पापा बहुत मारते थे। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े होने की थी, तो जॉब की नीड थी, आगे बढ़ना था। भाइयों को गांव से शहर लेके आना था, बड़े शहर में लेके आना था। पापा की पोस्टिंग उस वक्त झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में थी, मेरा इंदौर पोस्टिंग हुआ। जो अमर है ना, वो मेरा ड्रीम जी रहा है, मेरी ड्रीम लाइफ। एक्चुअली आपकी लाइफ जी रहे हो, एक्चुअली मेरी लाइफ जी रहा है। क्योंकि मेरे को वो पसंद था डांसिंग फील्ड में जाना, और वो जो उसको जब देखता हूँ डांस करते हुए, उसको मूव्स करते हुए, मतलब यस ये मेरा ड्रीम है। तो आपके सेक्रीफाइसेस आपको ड्रीम जिंदा कर सकते हैं। आपके सेक्रीफाइसेस आपको आपके ड्रीम आपके आंखों के सामने देखने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वो जब अमर को मैं देखता हूँ, मुझे लगता है यार रंजीत, जो तूने किया, जो तू जॉब करके इंदौर में आया, शायद वो तेरा सेक्रीफाइसेस आज वो बंदा जो कर रहा है ना, उसमें तेरा ड्रीम तू देख रहा है। मैं कहता हूँ कि अमर तू कर यार डांस, तुझे देख के मुझे एनर्जी आती है। जब भी अमर का चेहरा व्हेनेवर कभी भी टीवी शो पे आता है, पेपरों में आता है, आई फील प्राउड। क्योंकि वो जो बंदा है ना, वो सिर्फ एक बंदा नहीं, एक छोटा भाई नहीं है। आपके सपनों के साथ जीना वो मेरा सपना है, जिसका तो वो जी रहा है और फील मैं कर रहा हूँ। तो अमर के साथ एक बॉन्डिंग है, जब भी मेरे साथ होता है ना, आई फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड।
कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो बस बैठा रहे। हम दोनों ने इतना अप एंड डाउन लाइफ में देखा है ना कि हम जब बैठते हैं तो हम खामोश रहते हैं, हम बात तक नहीं करते, मगर वो फील आता है कि हम दोनों बात कर रहे हैं। वो एक कंफर्ट जोन जो कहते हैं ना कि आपको दुनिया से स्ट्रेस रिलीज करता है। अमर जब भी मेरे साथ होता है ना, मेरे पास स्ट्रेस दूर तक नहीं होता। तो अमर वो मेरा बॉन्ड है, अगर वो मेरे साथ होता है तो आई एम फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई एम फील मोर हैप्पी। एक्चुअली जो आप बॉन्ड शेयर करते हो या जो ये फीलिंग या जो ये इमोशन शेयर करते हो ना अपने भाई के लिए, ये उसी का नतीजा है। आप भी उतने ही सक्सेसफुल हो, आप भी उतने ही फेमस हो, आपको भी लोग उतना अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को भी उतना, क्योंकि आपने जो बात बताई कि जैसा नेगेटिव इंसान होता है वो वैसा ही नेगेटिव सोचता है, या वैसा वो बन जाता है, या वैसा ही उसे लाइफ में मिलता है। और ये मैं 101% मानता हूँ, क्योंकि यही एक रीज़न है हम लोग भी हमारे आसपास भी नेगेटिविटी आने नहीं देते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो डेफिनेटली वो अच्छा कर रहा है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल रहा है तो हम ऐसे नहीं कि उसके पीछे चले जाएंगे, वो हमारी प्रोडक्टिविटी को किल करेगा। तो जो आपका एक कनेक्ट है अमर भैया के लिए, वो आपको वापस मिल रहा है। भैया ये रही एक पर्सनल वाली बात, क्योंकि ये इतनी छोटी तो नहीं है कि इस पॉडकास्ट में पूरी मैं आपसे कर लूँगा, क्योंकि 22 साल का जो स्ट्रगल तो आपका ये प्रोफेशन में हो गया, उसके पहले भी एक लाइफ रही होगी, सबकी होती है। वो एक अलग फेज़ होता है जिसके कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, और कुछ कोशिश रहती है कि यार दिल में ही रहें, वो उनसे एनर्जी आती है। लेकिन अब जिस सिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं ऑन ग्राउंड, हम काम कर रहे हैं डिजिटली, और बहुत सी बार ऑन ग्राउंड भी होते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, ख़ास तौर पे ट्रैफिक को लेके। 5 साल पहले तक इंदौर का जो ट्रैफिक था, आज हम जो देख रहे हैं वो ड्रास्टिक है, मतलब समझ से परे है। और फिर जब अगर सोचते हैं कि यार अगले 5 साल बाद क्या होगा, तो मतलब मुझे तो एटलीस्ट डर लगता है। मुझे तो ये लगता है यार एक ऐसी जगह बनाओ जहाँ सब कुछ हो, महीने में एक बार निकलो वहाँ से बस, और वो भी रात को निकलो। तो आप चूँकि ग्राउंड पे काम करते हैं, दिन भर देखते हैं ट्रैफिक को, लोगों की मेंटालिटी को स्टडी करते होंगे, लोगों की क्या साइकोलॉजी है, क्यों भाग रहे हैं, उसको स्टडी करते होंगे। क्या देख पाते हैं आप, और क्या समझ पाए इंदौर के इस ट्रैफिक को लेके? देखिए, एक तो इंदौर जो शहर है ना, वो क्षेत्रफल में बड़ा नहीं है, वो ना बड़ा हुआ इतना। आज भी विजयनगर या मैं कहूँ देवास नाका रहने वाले को राजवाड़ा जाना है, सियागंज जाना है, मतलब उसको वो सिटी के अंदर आना ही है। हम जैसे न्यू भोपाल बन गया है, नया रायपुर बन गया है, बहुत सारी सिटी है जो नया बन गए हैं। हमारे यहाँ नया इंदौर नहीं बन रहा ना। मार्केट जो है सराफा मार्केट है, वो आज भी वही है, और लोग वहीं जाएंगे। रोड वही है, राजवाड़ा सियागंज वही है, लोग वहीं जाएंगे। पर क्षेत्रफल में या रोड साइज, क्योंकि पुराना इंदौर में अब ज़्यादा डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है, आप कुछ ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते। तो आपको एक नया ओरा जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि यकीन माने आपको डर लगता है, मुझे आज डर लगता है। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार देखा है उस चौराहे पे खड़े होकर, जैसे आपके साथ, सुमन भैया के साथ, जब हम लोग कैंपेन्स करते हैं, तो मतलब वो गाड़ियाँ ऐसे निकलनी, मतलब आप लोगों का तो बड़ा कलेजा होता होगा, और वो बहुत फियरफुलनेस होती है वो, कि वो गाड़ियाँ झेल पाना, मतलब हम खड़े नहीं रह पाते, और आप खड़े रह के, आप तो खैर मूव्स करते हैं वहाँ पे। जी। तो देखिए, डर लगता है, यकीन मानिए मुझे इंदौर के फ्यूचर से भी डर लगता है, क्योंकि जिस तरह हम बढ़ रहे हैं, जिस तरह हम, क्योंकि इंदौर बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम हो गया आज, बहुत बड़ा नाम हो गया, लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, और जिस तरह आसपास के स्टेट के, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो ये ग्लोबली बहुत बड़ा हो रहा है इंदौर, धीरे धीरे नाम बहुत बड़ा हो रहा है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास उस टाइप के रोड नहीं है, और उस तरह का मार्केट हम अलग अलग जगह फिट नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग एंड ऑफ द डे कहीं के भी आते हैं, सराफा जाते हैं, कहीं के भी आते हैं, सियागंज जाते हैं मार्केट करने के लिए। तो वो हमें अगर डेवलप नहीं किया, क्योंकि यहाँ पार्किंग एरिया नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है, पुराने इंदौर में जगह बिल्कुल भी नहीं है, आप ज़्यादा तोड़फोड़ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट का भी अभी यही है कि कितना तोड़फोड़ करोगे आप रोड पर, उतना चौड़ा हो सकता है जितना चौड़ा है। तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। आप और उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका जो ट्रैफिक है वो स्मूथ होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों के अंदर पेशेंस आना पड़ेगा, लोगों को आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो इस एरिया में पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, और पार्किंग बन भी नहीं सकती क्योंकि जगह नहीं है, राइट। और एक और चीज़ बताऊँ, इंदौर में एक और कमी है जो कि मैं रोज़ देखता हूँ। इंदौर के बहुत सारे लोगों को जहाँ शॉपिंग करनी होती है वो वहाँ तक गाड़ी लेना चाहते हैं,
1 किलोमीटर दूर या आधा किलोमीटर दूर वो गाड़ी पार्क करके नहीं जाना चाहते, कॉमन पार्किंग यूज़ नहीं करते, नहीं यूज़ करना चाहते। वो जिस दुकान पे शॉपिंग करना है या जिस दुकान पे पिज़्ज़ा खाना है, जिस मॉल के अंदर जाना है, वो उस मॉल तक गाड़ी ले जाकर चाहते हैं, जो कि एक माइनस पॉइंट है। क्योंकि आप बॉम्बे चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, मैंने वहाँ का ट्रैफिक संभाला है। वहाँ के लोग आधा किलोमीटर में, अमर के साथ बॉम्बे में घूमता हूँ, वहाँ पर वो आधा किलोमीटर हम दूर खड़े करके हम आराम से मार्केट घूम रहे होते हैं, वॉक करके जाते वॉक कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है। हम वॉक करेंगे तो हमारी इज्जत, हमारा ईगो, हमारा सब नीचे आ जाएगा। एक ये माइनस पॉइंट है इंदौर के कुछ लोगों में, जिसकी वजह से कुछ लोगों की वजह से, मतलब मैं बताऊँगा कि एक आंकड़े में 30% लोगों को ये ईगो प्रॉब्लम है इंदौर में, कि जो गाड़ी से उतरना नहीं चाहते। उनको पान भी खाना है ना, तो गाड़ी में ऑर्डर करते हैं, पान लेके आ, गाड़ी में आता है पान। पिज़्ज़ा गाड़ी में लेके आ। इतने ईगोस्टिक लोग हैं। ये तो आम बात है। तो 30% जो लोग हैं ना, वो 30% लोगों की वजह से इंदौर का जो 70% लोग हैं ना, वो सफ़र कर रहे हैं। ये 30% लोगों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, जिनको लगता है रोड उनके बाप की है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें वो गाड़ी लगा सकते हैं। और जिस दिन ये चेंजेस आया, आम लोगों ने इनके खिलाफ बोलना शुरू किया, नो पार्किंग के खिलाफ बोलना शुरू किया, उल्टा जा रहा किसी व्यक्ति को आम लोगों ने टोकना शुरू किया। आप पुलिस से उम्मीद मत करिए, लड़ाई होगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, आपका होगा, मगर हर सिविलियन को एक कॉप बनना पड़ेगा। आपको उल्टा जाने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं तो टोकना पड़ेगा, अरे भाई साहब गलत कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसा चेंजेस लाएंगे, क्योंकि बॉम्बे के लोगों ने बॉम्बे बनाया है, राइट, दिल्ली को महानगर वहाँ के लोगों ने बनाया, किसी नेता, किसी पुलिस वाले ने उसको नहीं बनाया है, वहाँ के लोगों ने बनाया महानगर। तो अगर हमारे शहर को महानगर बनना है, तो यहाँ के लोगों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। ये अमीरी गरीबी जात पात से लोगों को ट्रीट करना बंद कर दीजिए। ऑन द रोड अगर ऑटो चालक ने भी गलती करी तो फॉल्ट है, ई रिक्शा वाले ने गलती करी तो फॉल्ट है, साइकिल वाले ने भी गलती करी तो फॉल्ट में गिना जाएगा। ये मत देखिए कि वो गरीब है, फॉल्ट का मतलब फॉल्ट होता है और एक गलती जान ले लेगी आपकी। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट और वो जो जान वाला वो जो इंसिडेंट्स है, ये अमीरी गरीबी देख के नहीं आता, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। तो यहाँ के लोग जिस दिन मुखर हुए, खिलाफ हुए, गलत को गलत बोलना सीख गए, तो वो 30% जो लोग हैं ना, वो अपनी औकात में आ जाएंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा है, वो वही बंदे ने गाड़ी पार्क कर दी। पर अच्छा, इसका एक साइड इफेक्ट भी है जी। मैं आपको कई बार देखता हूँ, आप एग्रेसिव होते हैं और होना जायज़ होता है, क्योंकि उस चौराहे पे खड़े होकर पूरी ड्यूटी देना जी। लेकिन आप समझाते हैं, नहीं समझते हैं, आप फिर एग्रेसिव होते हैं, वैसे समझाते हैं तो उल्टा आपके ऊपर ब्लेम्स आते हैं बहुत सारे कि यार एटीट्यूड है, ईगोइस्टिक है, ये मतलब अपने आप को कुछ भी समझता होगा। तो ऐसे सिनेरियो में और इतना बड़ा ये चेंज कैसे आएगा? मतलब कई बार तो मुझे होपलेस ही फील होता है कि यार चेंज कैसे आएगा। बुरा तो बनना पड़ेगा आपको, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझे गाली दे रहे हो या किस नज़र से देख रहे हो। मेरा जॉब है आपको हटाना, मेरा जॉब है आपको व्यवस्थित करना, मेरा जॉब है आपको ट्रैफिक वायलेशन करने से रोकना, मेरा जॉब है आपको परफेक्ट इंसान बनाना। मैं उस लिए करूँगा। एक टीचर मारेगा तो बुरा तो बनेगा, एक माँ मारेगी तो बुरा तो बनेगी, एक गुरु मारेगा तो बुरा तो बनना पड़ेगा। इवन भगवान भी मारता तो भगवान को कभी गाली दे देते हैं। तो मैं भी उसके लिए नहीं बना हूँ, आप गाली दो, आई डोंट केयर। मेरा जो काम है, एंड ऑफ द डे मैं आईने में जाकर खुद से पूछता हूँ क्या मुझे अपने आप पे गर्व है, तो मेरा आईना मुझे बोलता है यस गर्व है, तूने कुछ गलत नहीं किया, तूने गलत को गलत बोला है। आप मेरे साथ अच्छे हो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, मगर आप बुरे हो तो मैं आपके लिए बहुत बुरा हूँ, क्योंकि मेरे को ये जवाबदारी दी गई है कि मैं आपको सही करूं। पुलिस आपकी नौकर है, पर इसका मतलब आपकी गुलाम नहीं है। अंतर है, आपके लोगों के लिए सेवा के लिए बनाऊं, पर आपका गुलाम नहीं हूं मैं आपकी सेवा के लिए बनाऊं, मैं आपकी सेवा के लिए बनाऊं, मैं आपका सेवक हूं, गुलाम नहीं हूं। गुलाम नहीं हूं। सेवक और गुलाम में फ़र्क होता है। इसी तरह क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में अंतर है। और बेसिकली यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, नॉट अ प्राइवेट सर्वेंट। तो क्वालिफिकेशन और एजुकेशन फ़र्क होता है। मोस्टली पीपल क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड नहीं है। अगर एजुकेटेड होते तो समझते कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गाड़ी को सही जगह पार्क करें, वो गाड़ी को सही जगह लेके जाएं, पर वो उस बारे में कोई सोचता ही नहीं है। उनको लगता है नहीं, जहाँ जगह मिले वहाँ घुसेड़ दो और खड़े हो जाओ। मैंने तो कई बार इतने बेशरम लोगों को देखा है कि उनको पता है उनकी कार गलत खड़ी हुई है और वो पिज़्ज़ा खा रहे होते हैं और वो कॉप परेशान हो रहा होता है, ट्रैफिक जाम हो रहा होता है, पर वो इतने बेशरम होते हैं कि वो देखते रहे रहने दो, कोई नहीं जाए। इतने बेशरम लोग मैंने देखे हैं जिनकी वजह से इस शहर का जो ट्रैफिक है वो ख़राब हो रहा है। और लोग ब्लेम करते हैं ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब है। नहीं सर, आप झाँक के देखिए, इंदौर के कुछ लोग ख़राब हैं, और कुछ लोग ख़राब इसलिए हैं क्योंकि 70% लोग चुप बैठे हैं।
एक वो भी रीज़न है, और एक सबसे बड़ा रीज़न जो मैंने यहाँ देखा है वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, या अवेयर्ड हैं, वो जान करके ऐसा करते हैं कि वो जो लेफ़्ट, जिसको लेफ़्ट जाना है वो राइट में खड़ा होता है, जिसको राइट जाना है वो लेफ़्ट में खड़ा होता है। सर एजुकेशन पेशेंस लेके आती है। आप इंदौर इतना छोटा शहर है सर, आप यकीन मानिए, हम बोलते हैं जाम जाम जाम। प्रॉब्लम ये क्या है कि 9 बजे का आपका ऑफिस है, और मेरा ये ऑब्जर्व चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ऑब्जर्व जो मैं रोज़ 23 साल में मैंने रोड पे बात कर करके लोगों से जाना है। 9 बजे का ऑफिस है, बंदा 9 बजे घर से निकला है। ओके, हाँ, मतलब वो 10 मिनट मैं वाले। पूछता हूँ, जैसे रेड सिग्नल तोड़ा उसने, मैंने रोका, क्यों भाई? सर 9 बजे का ऑफिस था, लेट हो गया। मैंने घर से कितने बजे निकला? 9 बजे। और घर ऑफिस जा क्या बोलता है वो? जाम बहुत था। इंदौर में मुझे बताइए सुबह 9 बजे कहाँ जाम होता है? आप भी इतने साल से हैं, 9 बजे मैंने तो कहीं जाम नहीं देखा इंदौर में। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपने जो जॉब किया उससे प्यार नहीं किया। आपको उससे प्यार होता तो आप आधे घंटे पहले निकलते। आज भी आप जाके मेरे थाने पे चले जाइए, मेरा 9 बजे का ड्यूटी टाइम है, मैं आज भी थाने के अंदर 8:10 में घुस जाता हूँ। क्या मेरे पास काम नहीं है? नहीं, पर एक पिता, एक बेटा, एक पति बन के निकलता हूँ, और मुझे कन्वर्ट होना होता है एज ए कॉप। तो बीच का जो 1 घंटा होता है ना, जो जल्दी आता हूँ, उसमें मैं अपने दायित्व जो घर पे हैं उनको छोड़ता हूँ कि नहीं, अब मुझे घर की प्रॉब्लम्स, घर की परेशानियाँ, वो अब जॉब पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो वो आधा घंटा मैं खुद से बात करता हूँ, और अपने आप को एज ए कॉप लेके जाता हूँ चौराहे पर। और जब मैं चौराहे से घर के लिए जाता हूँ तो भी रास्ते में आधा घंटा रुक जाता हूँ, क्योंकि घर पे कॉप नहीं चाहिए। घर पे एक बेटा चाहिए, एक पति चाहिए, एक बाप चाहिए। उसको उन घर वालों को एक कॉप नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो वो आधा घंटा यहाँ के लोग अगर लेना सीख जाएंगे ना, तो कहीं जाम नहीं लगेगा। हम भाग रहे होते हैं, ऑफिस निकले, जल्दी घर पहुँचना है, अरे भाई रुक जा, आधा घंटा अपने आप को टाइम दे। घर पे वो ऑफिस वाला लड़का नहीं चाहिए, एक माँ वेट कर रही है, उसको बेटा चाहिए, जिंदा चाहिए, सही सलामत चाहिए। तो थोड़ा रुक के जाएगा तो सेफ भी जाएगा, और उस माँ को अपना बेटा भी मिल जाएगा। अनसेफ होगा, क्यों अपनी लाश को घर भेज रहा है? तो मुझे अपने आप से बहुत प्यार है, मुझे अपनी फैमिली से बहुत प्यार है, मुझे अपनी जॉब से बहुत प्यार है, इसलिए कभी मैं रश ड्राइविंग नहीं करता। मैं बिफोर पहुँचता हूँ, और मेरे को टाइम मैनेजमेंट आता है कि मुझे कितना टाइम कहाँ लगेगा, तो उसके हिसाब से मैं निकलता हूँ। बिफोर पहुँचता हूँ। और ये चीज़ अगर इंदौर के लोगों ने सीख ली ना, यकीन मानिए कहीं भी नहीं बोलेंगे जाम लगता है। जिस दिन अपनी जॉब से जो भी आप काम करते हो वहाँ जल्दी पहुँचना सीख गए, आप यकीन मानिए कहीं जाम नहीं दिखेगा, कहीं जाम नहीं लगता। और एक वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। ये आपकी इकलौती शहर सिटी नहीं है जहाँ आप सिग्नल पे 2 बार रुकते हो, 3 बार रुकते हो। हर सिटी का ये हाल है। हर सिटी तो का हम ये क्यों हाल बार बोलते हैं कि LIG पे जाम लग रहा है? यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ सिग्नल में अगर आप 2 बार से 3 बार निकले ना, तो हम बोलते हैं चौराहा जाम है। अच्छा, पर जाम की डेफिनेशन ये है ही नहीं। जाम का मतलब होता है आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी ऐसी आड़ी खड़ी हो गई है जिससे आपका सामने का व्यू दिख नहीं रहा है, दैट्स कॉल्ड जाम। सिग्नल पे आप 2 बार निकलो चाहे 3 बार निकलो, इट्स नॉट जाम, इज़ अ प्रोसेस। कि आप रुकोगे तो वो चलेगा, वो रुकेगा तो आप चलोगे, इट्स नॉट जाम। पर हम हर बार ये बोलते हैं अरे LIG बहुत जाम लगता है, विजयनगर पे बहुत जाम लगता है, इट्स नॉट अ जाम। जाम का मतलब ये होता है जब आप आगे का व्यू नहीं देख पा रहे हो। तो मुझे नहीं लगता इंदौर में कहीं जाम लगता है। पेशेंस चाहिए, पेशेंस है तो आपको कहीं जाम नहीं दिखेगा। मेरे को इस शहर का ट्रैफिक में चलाते चलाते 25 साल हो गए, मैंने आज तक जाम नहीं देखा। अगर आपके पास टाइम है, पेशेंस है, तो जाम नहीं दिखेगा। आपके पास टाइम नहीं है ना, तो खाली रोड पे अगर बीच में कुत्ता या गाय आ गया ना, आपको उससे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये कैसे आ गया, ये कैसे बीच में आ गया। उसको आप इसे हटाओगे जैसे आप वो सामने आके गलती कर दी उसने, उस जानवर ने भी बेचारे ने गलती कर दी। इसलिए इस तरह लोगों को देखा है मैंने कि आप लेट हो चुके हो और आप कवर कर रहे हो ये बोल के कि जाम बहुत होता है। इस शहर में कहीं जाम नहीं होता है, ये होता है तो यहाँ का थोड़ा सा दिमाग जाम होता है कि हमें जल्दी पहुँचना है हर जगह। अल्टीमेटली ट्रैफिक जो जितना भी मैं बहुत सी ऑब्जर्व करता हूँ चीज़ें, वो जल्दबाजी का ही नतीजा है। हाँ। कि या आप एक स्टार्ट पॉइंट से टाइमली नहीं निकल रहे हैं अपने डेस्टिनेशन जाने के लिए, या वही जो आपने बताया कि यार 3 बार में ही निकलना था उस सिग्नल से, आप 2 बार में कोशिश कर रहे हैं, आप एक ही बार में कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो कियोस क्रिएट करेगा। अब ये जो चीज़ें हो रही हैं रंजीत भैया, इसके साथ साथ जो मैं अब देख रहा हूँ इंदौर में रोड रेज, हाँ, ये एक अलग टाइप का क्राइम बढ़ता जा रहा है। ये चलिए रूल्स का वायलेशन एक अलग चीज़ है, लाल बत्ती तोड़ना अलग चीज़ है, हेलमेट नहीं पहनना एक अलग चीज़ है, सीट बेल्ट लगाना नहीं लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो रोड रेज बन रहा है, ये रोड रेज लोगों की इवन हत्याएं तक हो रही है। जी जी। ये नया ट्रेंड क्या आ गया इंदौर में? मतलब ये तो कहीं ना कहीं
मोरल जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जी। या जो हमारा गुस्सा है, या जो हमारी फ्रस्ट्रेशन है, जैसे आपने बताया जब भी मैं ड्यूटी आता हूँ, हाँ। घर की चीज़ घर में रख के आता Yes, हूँ, और जब भी घर वापस जाता हूँ, जी। ड्यूटी वाली चीज़ ड्यूटी पे रख के हाँ, जाता हूँ। हाँ। लेकिन रोड रेज क्या रीज़न है, और ख़ास तौर पर यूथ इसके ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, कारण? देखिए, मैं एक चीज़ बहुत अच्छी जो मैंने पहले बोला, पेशेंस। इफ़ यू आर गुड एजुकेटर तो आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज़ आती है, ठहराव लाइफ में, जो कि यूथ में नहीं आ रहा है। हम बहुत जल्दी बहुत जगह, जैसे आप सोशल मीडिया बोल रहे हैं ना, बहुत जल्दी हाइप पाने जाते हैं, बहुत जल्दी फेमस होना चाहते हैं, हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, अपने मोरल बैकग्राउंड पर रहना नहीं चाहते, उड़ना चाहते हैं, हमेशा हर जगह जल्दी पहुंचना चाहते हैं। इस चीज़ों ने ना इंसानियत ख़त्म कर दी है। इंसान, मैंने कहा ना, अभी मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, अभी मैं इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पैदा इंसान हुआ हूँ, बना नहीं हूँ। तो हम सब इंसान पैदा हुए हैं, अभी बने नहीं हैं, तो सीखना पड़ेगा डे बाय डे। तो जो रोड रेस हो रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कोलैप्स है पेशेंस का, वो कोलैप्स है आपके एजुकेशन का, कोलैप्स है ये आपके जो परवरिश का। जो आप रोड पर, मैंने देखा है लोगों ने हत्याएं तक कर दी रोड रेस में, माराकुटी कर रहे होते हैं। ये वो लोग हैं जो 30% लोग हैं जो शहर में, हर शहर में, ऐसा नहीं कि मेरे शहर में, ये 30% लोग हिंदुस्तान के हर शहर में जो शहर को ख़राब करते हैं ट्रैफिक के मामले में, जिनका ईगो, जिनका कहें कि रुतबा, जिनका पैसा, जिनका पोजीशन, जिसका पॉलिटिकल जिसको नेता बोल सकते हैं, नेतागिरी, जिसको हम बहुत नाम दे सकते हैं, जो सर पे चढ़ के बोल रही है। उनको लगता है ये आम लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये मेरे सामने कैसे आ सकते हैं। तो उन लोगों की वजह से ये कोलैप्स हो रहा है, उन लोगों से झगड़ा हो रहा है। वो लोग जो है रोड पर रोड रेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है हमारा कुछ नहीं होना है। एक नॉर्मल व्यक्ति झगड़ा नहीं करेगा, उसको पता है पुलिस आएगी, अरेस्ट करेगी, ले जाएगी। झगड़ा वही कर रहा होगा जिसको पता है उसका पावर क्या है, राइट। या वो अनएजुकेटेड है, यानी पूरा का पूरा गंवार है, उसे कुछ नहीं पता, उसको पता है हम तो ऐसा ही हैं, एक होता है। तो वो लोग भी, जिसको कानून का भय नहीं है, जिसको कानून का डर नहीं है, उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते रोड पे कि उनसे अच्छे ड्राइविंग सेंस की या अच्छे इंसान बनने की। तो उस वक्त उन जैसे लोगों से डील करने के लिए आप हमसे भी उम्मीद मत कीजिए कि हम उनसे अच्छे से बात करें। प्रॉब्लम यही होती है कि पुलिस से उम्मीद की जाती है कि वो हर इंसान से अच्छे से बात करें, विनम्रता से बात करें, जबकि वो इंसान सामने वाला डिजर्विंग नहीं है, वो अपने लिमिट क्रॉस कर चुका है, वो गालियाँ बक रहा है, और फिर भी बोला जा रहा है कि आप पेशेंस से काम लो। तो आज ये मॉरल एक चीज़ घूम गई है कि पुलिस मारेगी नहीं। तो जब पुलिस मारेगी नहीं तो लोग हावी होते हैं। तो यकीन मानिए, जब तक आप इंसान हो पुलिस आपके लिए अच्छी है, पर जब जिस दिन आप क्रूर हो गए तो पुलिस को अपना रौद्र रूप लेना चाहिए। मैं इस पक्ष में हूँ, रहता हूँ, और हमेशा लोगों ने देखा भी है कि ये बहुत एग्रेसिव है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप मुझे गालियाँ दे रहे हो, मुझे आपका जो ईगोस्टिकपन है, जो आपका जो लोगों को घायल करने का या मार डालने का जो एक गुस्सा है, उसको कम करने के लिए अगर मुझे आपसे बड़ा वाला बनना पड़ा गुंडा, तो मैं उसको लिए बनने को तैयार हूँ। मगर एंड ऑफ द स्टोरी मेरे मोरल अलग है कि मुझे दुर्घटना होने से रोकना है, और आपका कृत्य दुर्घटना करना है। तो मुझे आपसे बड़ा बनने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मुझे लाइक करो ना करो। मगर रोड रेस इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उसे पता है कुछ नहीं होगा, मैं बच जाऊंगा, या वो चीज़ें बहुत झेल लूँगा, माराकुटी क्या है, कुछ नहीं होगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। जो चीज़ें हैं ना उसको पता है। और जिस दिन पुलिस ने अपने अधिकार अच्छे से इस्तेमाल कर लिए ना, तो उस दिन ये सब चीज़ें भी कंट्रोल हो जाएंगी। थोड़ा सा बुरा बनना पड़ेगा, और बिना बुरे, कहते हैं ना, भय बिना होए प्रीत गोसाई, ये कहावत आज की नहीं है, तुलसीदास जी ने उस वक्त लिखी थी, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, और आज वो सारी रिलेटेबल लगती है। तो वो थोड़ी ऐसे थोड़ी लिख दिया उन्होंने मजाक मजाक में। ये सच बात है कि भय के बिना प्रीत नहीं होगी, भय तो दिखाना पड़ेगा। पुलिस बनी इसलिए है, आपकी दोस्त भी है और आपके दुश्मन भी है, जब अगर आप राक्षस के रूप में हैं तो रोड रेस डेफिनेटली पेशेंस और एजुकेशन का कोलैप्स है, जिसको हमें इम्प्रूव करना होगा। ट्रैफिक सेंस जगाना होगा लोगों के अंदर, लोगों को एजुकेट करना होगा, मॉरल एजुकेशन देना होगा, लोगों को इंसान बनने की तालीम भी देनी पड़ेगी, तब जाके ये रोड रेस कम होगा, वरना ये बढ़ता जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारे जो पेशेंस लेवल है बहुत डाउन होता जा रहा है। और पर्टिकुलरली ये डिजिटल सोशल मीडिया, इसने एक हमारी मेंटालिटी को या माइंडसेट को बहुत चेंज कर दिया। और ख़ासतौर से जब से रील कल्चर आया है, तो 30 सेकेंड, 1 मिनट, मतलब पेशेंस लेवल ये भी और कम करता जा रहा है कि हम
हर चीज़ में जल्दी में है, और वो उंगली वाली जल्दी, थंब वाली जल्दी अब सड़कों देखिए पर एक भी एक दिखती चीज़ है। वो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आज मैं बैठा ही हूँ तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि अब वक्त आ गया है हिंदुस्तान के यातायात कानून को बदलने का। मैं कैसा होना चाहिए कानून? मैं यकीन मानिए आपके माध्यम से मैं जो भी कानून मंत्री हैं या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बोलना चाहूँगा कि वो लोग जो जानबूझ के रेस ड्राइविंग कर रहे हैं, वो लोग जो जानबूझ के ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, वो लोग जो इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से रोड पे चला रहे हैं, उनकी पूरी जांच होना चाहिए कि अगर सच में उन्होंने गंदी गाड़ी चलाई है, तेज़ गाड़ी चलाई है, ड्रिंक एंड ड्राइव गाड़ी चलाई है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। उसके बाद उनको माफ़ी की सज़ा नहीं होना चाहिए। कम से कम कैसी माफ़ी? मतलब जैसे बीमा कंपनियाँ आ जाती हैं, आपने किसी को मार दिया रोड पे, ठीक है, एंड ऑफ द डे होता क्या है, आपको जमानत मिल जाती है है ना, बहुत जल्दी जमानत मिल जाती है आपको। पर एक प्रावधान आना चाहिए कि अगर रोड रेज में या आपकी गलत ड्राइविंग करने की वजह से कोई मरा है तो एक पर्टिकुलर सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, उसमें बेल का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। जैसे हत्या और इसमें होती है। हाँ, अगर आप उस लेवल पर नहीं ले जाना चाहते मत ले जाइए, हत्या तक नहीं जाने चाहते मत ले जाइए, पर एक 5 साल या 8 साल का आपको सज़ा का प्रावधान लेना चाहिए। अगर पुलिस ये वेरीफाइड कर दे कि सच में इसके रश ड्राइविंग की वजह से, इसके ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से एक व्यक्ति की जान गई है, तो उसमें कोई माफ़ी की सज़ा नहीं होना चाहिए, कोई बीमा कंपनी बीच में नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे जेल होना चाहिए, वही 5 साल कम से कम होना चाहिए, तब ये भय डेवलप होगा। वरना अभी उनको अंदर भय नहीं है, आप किसी को मार चले जाते हो। आप सोचिए हिंदुस्तान में 1.5 लाख से ऊपर लोग मरते हैं रोड पर, और बड़ी बात यह कि दिल्ली के बाद इंदौर सेकंड नंबर पे। हाँ, रोड एक्सीडेंट में। और मारने वाले लोग उसमें से कई लोग ड्राइवर की गलती होती है, पर वो जमानत पे बाहर होता है। ऐसे कैसे जमानत बाहर हो सकता है? वो आपने अपनी 180 की स्पीड में किसी को उड़ा दिया और आप कोर्ट से बरी हो जाओगे? नहीं, इसमें प्रावधान होना चाहिए, कम से कम सजा होना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन कभी कभी होता भी है कि गलती ट्रक ड्राइवर की नहीं होती है, गलती बाइक वाले की हो सकती है, पर उसमें जांच बैठना चाहिए कि अगर एक भी मौत हुई है तो उसकी जांच भी हत्या के मुकदमे के बराबर होना चाहिए कि सच में इसमें गलती किसकी थी, और ये प्रूफ हो जाए कि गलती किसकी थी तो सज़ा का प्रावधान होना चाहिए, उसमें कोई जमानत नहीं होना चाहिए। अगर ये कानून आएगा डेफिनेटली यकीन मानिए रोड पे रोड रेज भी खत्म हो जाएगा और रोड एक्सीडेंट में भी कमी आएगी। ओके, ये एक्सीडेंट वाली बात है, लेकिन उससे पहले एक जो अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक में होना चाहिए, ठीक है, एक्सीडेंट्स वाला एक जो मैटर होगा वो 10% होगा, रोड रेज 10% रोज करेंगे, स्पीडिंग 10-15%, लेकिन मैक्सिमम ऑफ पॉपुलेशन अभी भी रोड पे चलने को, मतलब वो जो आपने बताया ना कि रोड वो अपनी ही समझते हैं। ये मेंटालिटी को कैसे कोई चेंज करेगा? इसके लिए भी कुछ ऐसा कानून आना चाहिए, या कुछ जितनी आज जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ 100 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग काम करते हैं। इवन मैं तो एक पॉडकास्ट किया था तो उसमें तो मैंने ये भी सजेस्ट किया था कि भाई गाड़ी बनाने वाली जितनी भी कंपनियाँ, क्या उनकी जिम्मेदारी सिर्फ गाड़ी बेचना है? शोरूम से आप गाड़ी बेच रहे हो, आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि अब गाड़ी कैसे चलाना है वो भी ट्रेन करो? क्योंकि अथॉरिटी वैसे ही ओवरलोडेड है। आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे हार्डली 400-500 लोग ही हैं ट्रैफिक में, तो आप कैसे एजुकेट कर पाएंगे, कैसे मॉनिटर कर पाएंगे, कैसे रूल इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या पुलिस की है? देखिए जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, ये लोगों का ब्लेम बचने का तरीका होता है ना, डाल दो पुलिस पे, खुद बच जाते हैं। जो आप बोल रहे हैं एकदम सच बोल रहे हैं। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक जो गाड़ी बना रहा है उसकी भी है और जो गाड़ी चला रहा है उसकी भी है, पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बताऊँ अगर चेंजेस लाना है तो जो माँ बाप हैं वो ला सकते हैं। अभी जो पेड़ बड़ा हो गया ना, अब आप उसको मोड़ नहीं सकते, नहीं मोड़ सकते। इस हिंदुस्तान में अभी फ़िलहाल पेड़ बड़ा हो चुका है, तो वो जो बड़ा वाला पेड़ हो गया ना उसको आप कहीं पर भी मोड़ नहीं पाओगे। मगर जो फ्यूचर ऑफ इंडिया रहा, अगर आप उसको भविष्य अच्छा देना चाहते हो तो जो माँ बाप बच्चा पैदा कर रहे हैं ना, उनके अंदर क्या पालने की क्षमता है, उसको संस्कार देने की क्षमता है तो बच्चा पैदा करिए, वरना मत करिए। क्योंकि यकीन मानिए मैंने देखा है रोड पे 12 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को आप अपनी गाड़ी की चाबी दे रहे हो और आप फिर उसकी दुर्घटना होने के बाद ब्लेम लगा रहे हो कि पुलिस ने मारा या व्यवस्था ने मारा या रोड ने मारा। नहीं, माँ बाप ने मारा। जो माँ बाप अपने बच्चे को, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी की चाबी दे रहे हैं, इसके मतलब वो उसको मौत दे रहे हैं। उसकी मौत का पहला जवाबदार वो माँ बाप होना चाहिए और उनके ऊपर केस होना चाहिए मेरे ख्याल से तो, कि आपने ऐसे छोटे बच्चे को गाड़ी दी कैसे। मेरा भी बेटा है, मुझे पता है कि 18 साल होने तक उसने गाड़ी चलाई नहीं, साइकिल चलाई थी। अच्छा। और जब मैंने उसको लाइसेंस दिया और जब ट्रायल देने गया, उसका ट्रायल हुआ और जब उसके पास लाइसेंस आया तब उसने मुझसे टू व्हीलर खरीदी। मैं भी एक बाप हूँ जो अपने बच्चे को 18 साल तक एक खुशी से दूर रख सकता हूँ।
तो आप तो बड़ी इजीली दे देते क्योंकि रोकने वाला कोई था ही नहीं। या ऑफ कोर्स, अगर मैं चाहता तो अपने बेटे को दे देता, पर नहीं, उसके अंदर भी वो संस्कार था कि पापा अगर किसी ने पकड़ लिया और मैं बोलूँगा मैं सिंघम का बेटा हूँ तो आपका नाम कितना नीचा होगा। ये संस्कार थे कि जो रूल फॉलो करा रहा है दूसरे से और उसी का ये संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं। तो यही संस्कार आपको अपने बच्चों को देना पड़ेंगे अगर आपने बच्चा पैदा किया है तो। और अगर आपने ये दे दिया है तो ट्रैफिक रूल्स अपने बच्चे को बचपन से पढ़ा लीजिए, बड़े होकर वो कहीं तोड़ने वाला नहीं है। पर होता क्या है, माँ बाप अपने बच्चे के सामने अपनी गाड़ी को नो पार्किंग लगा रहे होते हैं, सिग्नल तोड़ रहे होते हैं, वो बच्चा बड़ा होकर वही कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार सोसाइटी तो है ही सही, जो लोग बना रहे हैं व्हीकल्स वो तो है ही सही, वो तो है ही सही, पर माँ बाप भी हैं। आप अपने बच्चे को दूर रखने के लिए मोबाइल दे रहे हो, है ना, उनकी खुशियों के लिए उसकी शिक्षाएँ पूरी कर दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं बैड पेरेंटिंग है। और बैड पेरेंटिंग का ये हो गया है आज, ये बहुत विडम्बना है कि हमारे लास्ट ईयर 10,000 प्लस बच्चे, 10,000 प्लस बच्चे लास्ट ईयर 2024 रोड पे मरे हैं। ये कहाँ का नेशनल स्टैटिस्टिक है? इंडिया का। ओके, इंडिया का ये आंकड़ा है कि 10,000 के आसपास बच्चे जो हैं अंडर 20 एज रोड पे मरे हैं। तो इसके लिए हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अथॉरिटीज़, जो फ्यूचर थे हमारा, जो फ्यूचर थे। वो 1.5 लाख में से आप यकीन मानिए 70,000 युवा हैं जो 30 साल के कम हैं। 70,000 युवा ये देश खो रहा है रोड पर। अगर वो बॉर्डर पे खड़े हो जाए तो सामने वाला दुश्मन यूँ हार मान लेगा यार। आप ये देश के 70,000 युवा हर साल, और ये हर साल है, ये हर साल है, ये आंकड़ा बढ़ रहा है, ये डे बाय डे आंकड़ा बढ़ रहा है। हम भी 2 नंबर पे पहुंच गए, इंदौर भी, तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है। 70,000 सोचिए ना युवा अगर एक बॉर्डर पे आर्मी के ड्रेस में खड़े हो जाएं, कौन सा देश आएगा हमको हराने के लिए? पर हमारा युवा रोड पे मर रहा है, दारू पी के मर रहा है, ड्रिंक एंड ड्राइव मर रहा है, बैड रश ड्राइविंग मर रहा है। क्यों कर रहे हो यार? अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप को एक अच्छे फ्यूचर की तरफ ले जाओ, पैशन से लेके आओ। तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन क्लॉप हो रही है। हमारा दायित्व है, हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, जितना हो सके हम बच्चों से बात करते हैं ताकि वो चेंजेस ला पाए। जो माँ बाप ने गलती करी ना पढ़ा के, हम बच्चों को पढ़ाते हैं जाके स्कूल कॉलेजेस में। आपने देखे भी होंगे हमारे वीडियोस, तो हम सारे स्कूल में जाते हैं, हम तो बोलते हैं ऑल ओवर इंडिया, हमें बुलाना, हमें बुलाइए, हम आ रहे हैं। हम आप जिस स्कूल में बोलेंगे हम उस स्कूल में आ रहे हैं बच्चों से बात करने के लिए। पर एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव यही है कि रोड पे लोग ना मरें। 1.5 लाख लोग की आबादी, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, ना कोई भूकंप आया, ना झटके लगे। 1.5 लाख लोग तो ये मरे हैं रोड पे सर। आपको एक और आंकड़ा बता दूं, 4.5 लाख लोग हाथ पे टुड़वा के बैठे हैं। ओके, डिसेबल्ड हो गए, जो लाइफ टाइम डिसेबल हैं। ऐसा भी नहीं कि वो सुधर जाएंगे। 4.5 लाख लोग के आसपास आंकड़ा हर साल का है जो आप पुलिस भर्ती में नहीं ज्वाइन कर सकते, जो आर्मी भर्ती को क्रैक नहीं कर सकते क्योंकि फिजिकली वो अनफिट हो चुके हैं। इस तरह का एक्सीडेंट हुआ उनका। तो कितना बड़ा आंकड़ा है, सोचिए आप कि इतने सारे आंकड़ा डिसेबल हो रहा है, वो कभी ज्वाइन नहीं कर सकता पुलिस फोर्स या आर्मी फोर्स। तो हम कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। हमें अपने आप को वापस से उस पौधे को रोपना पड़ेगा, सींचना पड़ेगा, तब जाके फ्यूचर इंडिया सही हो पाएगा। वरना अभी की सिचुएशन ये है फ़िलहाल कि लोग रील को या सोसा को या दिखावे को ही सब कुछ मान रहे हैं। और एंड ऑफ जब मरते हैं तो यकीन मानिए एक इंसान मरता है, पूरी फैमिली। आपने अभी देखा होगा 4 दिन पहले मेरा जवान, हमारा ट्रैफिक का जवान एक ट्रक के नीचे आया है। अच्छा। और वो शहीद हुआ है अभी 4 दिन पहले। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का एक इंदौर ट्रैफिक पुलिस का एक जवान 4 दिन पहले शहीद हुआ है। जब उसकी बॉडी लेने उसकी फैमिली आई ना सर, उसका भाई बोल रहा था कि भैया मैं इसको कैसे मम्मी के पास लेके जाऊँ। तो सोचिए वो पेन को सुनकर मेरे आंखों में आज भी आंसू आ जाएंगे कि आप तो मर गए दोस्त। उस बहन को किसके हाथ पे छोड़ के गए, उस माँ को कहाँ रख के गए, उसके सपनों को, उस बाप के कंधे को कहाँ छोड़ के जा रहे हो। आप क्यों रोड पे मर रहे हो, क्यों दिखावे में मर रहे हो, क्यों ना उनके लिए जी रहे हो यार, क्यों रोड पे मरना चाहते हो। मरना है ना देश के लिए मर जाओ यार, प्राउड फील होगा उस बाप को भी, उस माँ को भी। पर वो बॉडी पड़ी थी MY के अंदर और उसका भाई एक ही चीज़ बोल रहा था, भैया माँ को कैसे बताऊँगा कि बेटा मर गया। ये सोचिए कितनी रूह खड़े करने वाली बात है। और आप रोड पे ऐसे ही चले जा रहे हो। प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाए, क्योंकि आपके घर में आपका कोई अपना वेट कर रहा है और उसके लिए आप हीरो हो बॉस। और आपका घर पहुंचना बहुत ज़रूरी है उनके सपनों के लिए। मेरे लिए मत पहुंचिए, पर उनके लिए प्लीज़ सेफ ड्राइव कीजिए, क्योंकि उनका आपके बाद देखने वाला कोई नहीं है। एक बोलना चाहूँगा कविता आपके माध्यम से कि कोई किसी का यार नहीं, पहले से संसार नहीं, किसको दिल का हाल सुनाऊँ, कोई वफादार नहीं। और पापी दुनिया बोल रही है तू मेरा हकदार नहीं, नदियाँ कैसे पार लगाऊं कश्ती में पतवार नहीं। और हमराही हमराज मिले, तो जो आजकल मिल रहा है ना सोशल मीडिया पे, हमराही हमराज सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर फॉलोअर्स,
हमराई हमराज मिले तो मिलने से इनकार नहीं। ये लास्ट लाइन उन सब के लिए है, सुन लीजिए कि मर जाऊं तेरी खुशियों की खातिर, इतना वफादार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। प्लीज़ अपने फैंस, अपने मोहब्बत, अपने किसी भी चीज़ के लिए रोड पे मत मरिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि आपके घर में आप हीरो हो। ये चेंज आ सकता है रंजीत भैया, क्योंकि 5 साल पहले एक त्रासदी आई थी, विश्व त्रासदी, कोरोना जिसको हम जानते हैं। जी, भारत ने 2 साल में वैक्सीन भी बना ली, ट्रीट भी हो गया और आज सब बचे हुए हैं। तो जब इस लेवल पे चेंज आ सकता है कि भाई 2 साल में हमने वैक्सीन भी ढूंढ ली, सबने लगवा भी ली, अच्छा वो इसलिए लगवा ली, उनको पता था कि नहीं लगवाएंगे तो निपट जाएंगे जी। लेकिन ट्रैफिक में वही पता नहीं होता है ना कि यार अगले चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाएगा। डर नहीं है, डर नहीं है, डर नहीं है, डर बहुत जरूरी। मैंने आपको फिर बोला, भय बिना होए प्रीति गोसाई। उसको पता अगले चौराहे पे अगर मैंने क्रॉस किया, रेड लाइट जंप करी, मैंने स्पीड बढ़ाई, अगले चौराहे मेरी वाट लगने वाली है। जब आप फॉरेन लोग जाते हैं, हम अमेरिका घूम के आए, हम सऊदी अरब घूम के आए, आप क्रॉस करके देखिए ना वहाँ पर। हाँ, वो स्पीड की इवन लेन चेंज भी नहीं कर सकते आप यकीन मानिए, बहुत बोलते हैं वहाँ का ट्रैफिक बड़ा अच्छा है। सर एक और प्रॉब्लम बहुत हिंदुस्तान बताता हूँ। नाइजीरिया का एक कॉप है जो मुझसे पूछा एक दिन, हाउ यू कंट्रोल 9 टाइप ऑफ व्हीकल ऑन द रोड सेम टाइम। आप कभी यूएस का ट्रैफिक उठाइए, सीन फोटो उठाइए, कभी सऊदी अरब का फोटो उठाइए, आप देखिएगा टाइप ऑफ व्हीकल कितने हैं वहाँ पर। मतलब आप उस रोड पे देखिए कितने टाइप के व्हीकल चल रहे हैं। मोस्टली आप एक बस देखोगे और एक कार देखोगे, टैक्सी देखोगे, और एक बाइक का लेन ही अलग है। हाँ। बाइक होती ही नहीं रोड पे मोस्टली। आप सऊदी अरब चले जाइए, मोस्टली नहीं होती, मोस्टली होती ही नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो 2 टाइप के या 3 टाइप के व्हीकल होते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 9 टाइप के व्हीकल होते हैं। ई रिक्शा, रिक्शा, लोडिंग ऑटो, ऑटो, मैजिक, सिटी बस, सिटी वैन, 2 व्हीलर, फिर आती है मर्सिडीज़, फिर आता है ठेला भी रोड पे आता है, बैलगाड़ी भी रोड पे आती है। सर एक रोड पर कितने टाइप के व्हीकल डालोगे आप कंपेयर तो करते हो अमेरिका से, और क्योंकि 40 की स्पीड है तो हर एक व्हीकल को 40 की स्पीड निकलना चाहिए। अब वो साइकिल वाला कार के आगे निकलता है कि मैं निकलूँगा, उसके आगे ठेला वाला निकलता है मैं निकलूँगा, तो स्पीड तो दे नहीं सकता ना 40 की। एक बार आपने सुना होगा इंदौर में ऐसा चल रहा था कि विजयनगर से निकलेंगे तो सब कुछ ग्रीन मिलेगा। हाँ, वो ग्रीन तब मिलेगा जब उस रोड पे चलने वाला व्हीकल एक जैसा होगा। अब आप सोच रहे हो कि मेरे आगे ई रिक्शा चल रहा है तो आपको ओवरटेक करने देगा, करने ही नहीं देगा आपको, नहीं करने देगा वो। तो फिर आपकी स्पीड कैसे मेंटेन होगी नहीं। तो फॉर्मूला आपका कभी काम ही नहीं करेगा। तो आपको टाइप ऑफ व्हीकल रोड पे कम करने पड़ेंगे, आपको लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ढकेलना पड़ेगा, वरना यकीन मानिए ये वर्स्ट स्थिति ना इतनी भयावह हो जाएगी कि लोग घर से निकलना बंद कर देंगे। लोग कहेंगे कोविड आ गया भाई, मत निकलो, आगे जामे मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को भी चाहे ज़बरदस्ती रूल्स लगा के, चाहे कुछ भी करके लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अवेयर करना पड़ेगा, या जाना पड़ेगा कि नहीं आप यूज़ करो। इतने अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, ताकि लोग अपनी अपनी कार, अपनी मर्सिडीज़, अपना व्हीकल छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। तभी जाके इस देश की ट्रैफिक व्यवस्था सही हो सकती है, वरना ये वर्स्ट स्थिति में है। फिलहाल हमारे पास पार्किंग का एरिया भी नहीं है ना, कहीं पर भी आप जाकर देख लीजिए इंदौर में हर जगह लोगों ने रोड पर गाड़ी लगा रखी है। इसका मतलब उनको पार्किंग में या तो जाना नहीं है या फिर पार्किंग स्पेस है नहीं। तो दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल पब्लिक भी है और गवर्नमेंट भी है। और ये पुराने में नहीं, नए भी बहुत से कंस्ट्रक्शन ऐसे मैंने देखे हैं जिसमें भी प्रोविजन नहीं किया जा रहा है। यस कहीं ना कहीं फॉल्ट है हमारा। हम बाद में ध्यान देते हैं इस बारे में लेकर। कहीं ना कहीं आप कहीं भी अगर आप मॉल बना रहे हो, आप कहीं भी मार्केट बना रहे हो, तो पहले पार्किंग बनाइए। जैसे 56 दुकान है, आज भी वो पार्किंग के लोग सोच रहे हैं, पार्किंग है ही नहीं, जबकि वो कोविड टाइम पे बना था। तो कोविड टाइम पे आप अंडर कंस्ट्रक्शन करके खोद कर कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि रोड पे ट्रैफिक था ही नहीं, खाली पड़ा था, आपके पास टाइम ही टाइम था, आप आराम से चाहते तो बना सकते थे, पर नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं अब इससे सीख लेना चाहिए इंसान को कि अब कहीं भी मॉल्स की परमिशन आप दे रहे हो, कहीं भी मार्केट परमिशन दे रहे हो, तो वहाँ देखिए कि क्या पार्किंग बना है या नहीं बना है। अगर नहीं बना तो प्लीज़ बनाइए, क्योंकि आप जाके देखिए दिल्ली मेट्रो को जाके देखिए, हर मेट्रो स्टेशन के पास, तो जब भी दिल्ली जाता हूँ मेट्रो में ही घूमता हूँ, तो हर मेट्रो स्टेशन पे एक पार्किंग की बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, वहाँ लोग अपनी मर्सिडीज पार्क करके मेट्रो यूज़ करते हैं। तो यही सिस्टम हमारे। अच्छा, आपने अब मेट्रो की बात की, तो अभी जिस हिसाब से हम पूरा मेट्रो कॉरिडोर देखते हैं जी, मतलब पार्किंग का इनफ अरेंजमेंट किया गया है कि यहाँ पर भी चैलेंजेस आएंगे कल को मेट्रो शुरू होती है तो? देखिए यकीन मानिए चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने बना तो दिया, पर उसको चलाने के लिए बहुत कुछ लगेगा, बहुत कुछ। एक ब्रॉड माइंडेड सोच चाहिए होगी,
लोगों को पार्किंग स्पेस देनी होगी। लोग अपनी मर्सिडीज़, अपने ऑटो, अपने बाइक को कहीं कहाँ पार्क करके अपनी गाड़ी में बैठेंगे, ये सोच देनी पड़ेगी। घर से लोग निकल कर वहाँ तक आ रहे हैं तो एक सेफ पार्किंग जोन हर मेट्रो स्टेशन बनाना पड़ेगा। फीडर रोड कनेक्टिविटी होगी। हाँ, अगर आप ये दे रहे हैं देन आपका मेट्रो सक्सेस है, वरना लोग अपनी बाइक चोरी के बहाने से नहीं खड़ी करेंगे, लोग उस मेट्रो का यूज़ नहीं करेंगे, फिर लोग उसमें कहीं ना कहीं उसका मिसयूज़ होगा। उतना बड़ा प्रोग्रेस इंदौर का है, इतनी अच्छी चीज़ इंदौर की, वो अगर पार्किंग नहीं बनाई गई तो वो कहीं ना कहीं कोलैप्स कर जाएगी। तो हमें हर मेट्रो स्टेशन के पास, अगर अभी तक मुझे इसमें ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि अभी तक मूल रूप दिया नहीं गया है, अगर जब मूल रूप आए तो मैं देखना चाहूँगा कि हर मेट्रो स्टेशन पे पार्किंग स्पेस है, इनफ स्पेस हो। हाँ, ताकि लोग वहाँ पार्क करें और सेफली मेट्रो का यूज़ करें, तभी कहीं ना कहीं कुछ हद तक हमें राहत मिल सकेगी। वरना ये स्थिति बहुत जगह मेट्रो अनसक्सेसफुल भी हुई है, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे अभी अनसक्सेसफुल हो जाए। तो इसके लिए एक ब्रॉड माइंडेड सोच की बहुत आवश्यकता है इंदौर में। अच्छा भैया, ये रही एक ट्रैफिक की डिटेल इंसाइटफुल वाली कन्वर्सेशन। अब आप इतने फेमस हैं और ये कंसिस्टेंसी आपने लगातार बना के रखी, मतलब 22 साल तक फेमस रहना अपने आप में एक बड़ी चीज़ है। Yes. और खासकर उस एरा में जहाँ मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी लोग 2-3 महीने 4 महीने में गायब हो जाते हैं, उनको भी फिर कुछ ऐसी हरकतें करना पड़ती हैं कि भाई वापस से मैं फेमस हो जाऊं। लेकिन आपका वही एक सिग्नेचर स्टाइल पिछले 22 साल से फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कई प्लेटफॉर्म पे अवार्ड्स भी दिए गए हैं और बुलाते भी हैं। हर फेमस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं। मतलब बोलेंगे ना, फेमस आप हो रहे हैं लेकिन वो कुछ डिसएडवांटेज भी लेके आ रही है। क्या वो डिसएडवांटेज होते हैं जो आपको फेस करना होते हैं? जैसे बहुत सारे इनवाइट आते होंगे, बीइंग अब आप जिस डिपार्टमेंट में हैं या आप जिस प्रोफेशन में, इतना रिसोर्सफुल तो वो डिपार्टमेंट आपको नहीं देता होगा या इतनी रिसोर्सेज नहीं देता होगा। फिर वो क्या चैलेंजेस आ जाते हैं? यार अब नहीं जाओगे तो बोलोगे यार एटीट्यूड है, आता नहीं है। देखिए, मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूँगा इस मामले में कि फेमस व्यक्ति के साथ नहीं, एक ईमानदार व्यक्ति के साथ बहुत चैलेंजेस होते हैं। ओके। बहुत चैलेंजेस, क्योंकि वो ईमानदार है तो उसको घर चलाना सैलरी में। पर आज जो जनरेशन है, डेफिनेटली उसकी पढ़ाई में बहुत इन्वेस्टमेंट जा रहा है। बहुत जगह आपको बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत जगह आपको ऐसी जगह सूचना आती है जहाँ आपको जो तनख्वाह आ रही होती है वो इनफ नहीं होती। वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार थोड़ी सी और होती तो मज़ा आ जाता लाइफ। आपको एक तो ईमानदार के साथ ना अपने इच्छाओं को मारना होता है, तब आप अपने फैमिली के कुछ सपनों को फुलफिल कर पाते हो, वरना आप नहीं कर पाओगे, आप टूट जाओगे। तो ये बचपन से मेरे को पता था, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से लोअर क्लास फैमिली के से बिलोंग करते हैं, तो मुझे पता था कि पैसों की वैल्यू कितनी है। तो अगर मुझे अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो मेरे बच्चों के या मेरे भाई के ड्रीम पूरे नहीं होते, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस करने होते हैं आपको। ये एक चीज़ चैलेंज है कि आपको अपने सपने पहले मारने होंगे, एक तो पहली बात। दूसरी बात, आप फेमस हो जाते हो तो डिसएडवांटेज ये है कि लोगों को लगता है हमें कुछ कमी नहीं है। लोग आपको एक सेलिब्रिटी के रूप में देखते हैं, जबकि एंड ऑफ द डे मेरे पास मेरी सैलरी है और नाम है, पैसा नहीं है, पर लोगों को लगता है हमें क्या कमी है। आप यकीन, एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ इस आपके माध्यम से। लास्ट 22 साल से मैं खड़ा हूँ चौराहे पे। पीपल कम टू मी टेक सेल्फी, पीपल कम टू मी टेक ऑटोग्राफ, पीपल कम टू मी टेक इंटरव्यूज़। दे फेमस होने के लिए आते हैं मेरे पास, पर नोबडी कम टू माई स्क्वायर और गिव मी ग्लास ऑफ वाटर इन 22 सालों में। और जो देने आया वो फ़ोटो खिंचाने आया, सोचिए आप, ताकि वो आपके थ्रू वो फेमस हो जाए। वो फेमस हो जाए। अब देखिए ये विडम्बना देखिए कि अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हैं, आप मूवी जाते हो, आप 500 रुपये की टिकट खरीदते हो, 500 पॉपकॉर्न खाते हो, आप उस फिल्म को करोड़पति बनाते हो। इफ़ यू माई फैन, वॉट यू डू फॉर मी। मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं करता, तो फिर आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हो? क्यों इतनी ज़्यादा उम्मीद कर रहे हो कि मैं आपकी बहुत सारी इच्छाओं को फुलफिल करूं, जबकि एक मैं आम कांस्टेबल हूं, आम एक सिपाही हूं उस देश का, जो अपनी मेहनत से लगन से आगे बढ़ रहा है, फिर भी आप उसमें कमियां निकालते हो। आप लोग बुलाते हैं लोग मुझे कि सर हमारे इस प्रोग्राम में आइए, और मैं मना कर देता हूं, तो लोग कहते हैं अरे एटीट्यूड है, एरोगेंट है। नहीं भाई, मैं आपके प्रोग्राम के मैं क्यों जाऊं? क्वेश्चन ये भी तो है। आप सलमान खान को, शाहरुख खान को बुलाओगे तो क्या ऐसे ही पूछोगे आ जाओ? नहीं ना, आप उसके पहले अपनी सारे अरेंजमेंट्स करोगे, इवन ट्रैवल अलाउंस देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं। आप एक सिपाही को ऐसे बुला लोगे और नहीं आने पे आप एरोगेंट बोलोगे? आप उसको तो नहीं बोलते हीरो को, क्योंकि उसको आपको पता है उसके बारे में, तो आपने क्या समझ रखा है मुझे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ मुझे लगता है कि लोगों को इतना नहीं पता कि यार बंदा
अगर मुझे अपने घर से, मेरा घर एयरपोर्ट पे है और मुझे कोई खजराना मंदिर बुला रहा है तो बॉस वहाँ आने जाने में मेरा 2 लीटर पेट्रोल जाएगा। मेरे लिए उसकी बहुत वैल्यू है भाई, बहुत वैल्यू है उस 200 रुपये की। आप चाह रहे हो कि मैं फ्री में आऊँ और फ्री में चल जाऊँ, मुझे कोई ट्रैवल अलाउंस ना मिले और मैं मना कर देता हूँ, लोगों को बुरा लग जाता है कि अरे तुम मना कर रहा है। भाई मैं ईमानदार सिपाही हूँ, मैं कैसे पूछूँ कि भाई मुझे वो ट्रैवल का पैसा लगेगा? ये तो आपको सोचना है ना कि यार वो बंदा आ रहा है तो उसके लिए पेट्रोल दिया कि नहीं दिया। पर लोग इसको नहीं सोचते, अरे वो तो एरोगेंट है, वो तो एटीट्यूड है। एंड आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे को पता है मेरा काम क्या है। मुझे सैलरी मिल रही है मेरे जॉब करने की, आपके इनवाइट पे आपके यहाँ आने के लिए सैलरी नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये कभी कभी लोगों का, जो बड़े लोग हैं जिनका बड़ा अप्रोच है, बड़ा नाम है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े मीडिया हाउसेस भी हैं, उनको ये लगता है कि अरे ये तो उसका बहुत एरोगेंट है, बहुत वो एटीट्यूड है, जबकि वो बेसिक नहीं समझ पा रहे हैं कि उसकी नीड क्या है। और डिसएडवांटेज की बात नहीं करता, पर जो मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ उससे मेरी फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर, मेरी बॉडी ज़रूर हार्म हुई है। जो लंग्स में मेरे इन्फेक्शन है वो आपके धुएँ की वजह से है, जो मेरे घुटनों में पेन है वो ड्यूटी करने की वजह से है। ये डिसअपॉइंटेड है कि लोग उम्मीद करते हैं कि यार हम जब भी चौराहे पहुँचे रंजीत सिंह हम वो बीचों बीच मिले, वो कहीं थका हुआ ना मिले, वो कहीं चुपचाप खड़ा हुआ ना मिले, वो हमें डांस करता हुआ मिले, एनर्जी में मिले। पर क्या आपने उसके लिए कुछ किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आपने बताया कि पानी तक नहीं पिलाया किसी ने, पानी तक भी नहीं पिलाया। और जो पानी देने आए वो साथ में कैमरामैन सेट करके आए थे कि जैसे वो बॉटल दूँ फोटो खींच लेना। तो ऐसे तो वही मैंने बताया ना, हर चीज़ आजकल पब्लिकली डालना है, लोगों को दिखाना है, शो करना है, इस वजह से। और यकीन मानिए इस हिंदुस्तान में एक नहीं 100 डांसिंग कॉप होते, इस इंदौर में 10-15 और सिंघम होते, पर पब्लिक ने अगर सिर्फ क्लैपिंग नहीं की होती तो, बड़े बड़े अथॉरिटी ने सिर्फ क्लैपिंग नहीं की होती तो, एक प्रॉपर एप्रिसिएशन किया होता, मेरे घर जाके देखा होता कि मेरे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, एक सिपाही जिसकी सैलरी इतनी लिमिटेड है उसको जीता कैसे है, उसके जूते फटते तो लाते कहाँ से है, ये सब अगर देखा होता, उसने फुलफिल किया होता, तो इस समाज में लोग और भी लड़के आते और भी अच्छा काम करते, मुझसे और अच्छा काम करते। वाह 22 साल से सिंघम ही क्यों हैं, एक ही डांसिंग कॉप क्यों हैं और क्यों नहीं डेवलप हुए? इसका रीज़न यही है। व्हाट इज़ द बेनिफिट? नथिंग। आपको कोई, आपसे एक क्वेश्चन है, आपसे कोई प्यार करता है, सही जवाब देना, और वो आपको सुबह आई लव यू बोलता है, दिन में आई लव यू बोलता है, रात को आई लव यू बोलता है, 24 घंटे में 24 बार आपको आई लव यू बोलता है, पर जब आपको मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली नीड हो तो सॉरी बोल देता है। तो ऐसे आई लव यू क्या बोलोगे आप? यस बोलोगे या नो बोलोगे? नो ना? यही एक ईमानदार के साथ हो रहा है। लोग कह रहे कि आप उससे बहुत प्यार करते हैं, पर जब फिजिकली नीड हो कोई नहीं है, मेंटली नीड हो कोई नहीं है, फाइनेंशियली नीड हो कोई नहीं है। तो कहीं कहीं लगता है कि यार फैन फॉलोइंग क्या सच में उन बड़े बड़े स्टारों के लिए ही है, ये हम जैसे सिपाहियों के लिए नहीं है क्या? एक्चुअली मैंने आपसे पूछा ही इसीलिए क्योंकि वो सेलिब्रिटी और उनका जो फेमस होना है या जो उनकी फॉलोइंग है वो उनको रेवेन्यू के रूप में रिटर्न मिल जाती है, चाहे वो टिकट के प्राइजेस हों, चाहे ब्रांड एंडोर्समेंट हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, XYZ बहुत सारे मीडियम्स हैं। लेकिन जब बात आती है एक कॉमन मैन जो सेलिब्रिटी बनता है, उसके लिए वो चैलेंज है कि भाई मैं बन तो गया हूँ सेलिब्रिटी, अब इसको कैसे मीट आउट करूँ? मेरी बेसिक मीट नहीं हो पाती है, एक सैलरी फिक्स है, सारी चीज़ें हैं। अब आप कोई मुझे वहाँ बुला रहा है, कोई मुझे वहाँ बुला रहा है, तो काम तो सफ़र होगा, बट वो जो एक्सपेंसेस हैं, वो जो कॉस्ट है, वो कौन बियर करेगा? क्योंकि आप तो इनवाइट कर लेते हैं, हाँ, यहाँ आ जाइए, हाँ, पर जैसा आपने बताया देखिए कॉस्ट है। मैं बहुत फेयर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा एक फेलियर है, मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत मानता हूँ इस बात को। मेरा फेलियर इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं और सिंघम पैदा नहीं कर पाया, और डांसिंग कॉप और मेरे से के लोग ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो हार्ड वर्किंग है। क्योंकि मेरी भी एक एज है, अब मेरी बॉडी धीरे धीरे डल हो रही है, मेरी भी बॉडी अब दर्द करती है, तकलीफ़ें होती हैं, पेन होता है, उठते नहीं बनता है रात में। यकीन मानिए मेरी वाइफ बोलती है, लोग इनको सिंघम बोलते हैं, बिस्तर मुझे चिंगम बोल देती है। मैं बहुत फेयर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि वो देखती हालत मेरी कि मैं किस तरह पड़ा हुआ हूँ, होती होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में और सिंघम चाहिए होंगे, मगर वो सोसाइटी करके देती, और सोसाइटी ने मेरे ऊपर हाथ रखा होता, बोलते तू बता तेरे लिए क्या करना है, वो मेरे से बुलवाया नहीं होता, करने आ जाती। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे देश में और भी शहीद होते हैं, पर हम शहीदों के घर शहीद वाले दिन जाते हैं।
हाँ, वो उसी दिन जाते हैं और उसके बाद भूल भी जाते हैं। उसके बाद भूल भी जाते हैं। अभी मैं किसी को बोलूँ कि भैया वो जो 22 लोग हैं परमवीर चक्र विजेता, उनका नाम पता है, लोग मना कर देंगे। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होगा, गूगल पर सर्च करेंगे। तो हमारे देश में लोग जब इस तरह के अच्छे टैलेंट को अच्छा अप्रिसिएशन नहीं देंगे, आप सिर्फ ताली बजा रहे हैं, इज़ गुड, हमें अच्छा लगता है, आप हमें बहुत, बट कहीं ना कहीं उससे हमारी एनर्जी वाली नीड्स फुलफिल हो जाती हैं। एक पौधे को ना सिर्फ पानी नहीं चाहिए होगा, खाद चाहिए होगा, उसको इन्वायरमेंट चाहिए होगा, उसे टाइम पे केयर चाहिए होगी। क्या वो दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे हैं तो आप फसल से क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि ये लहराते रहे? वो नहीं लहराएगी, एक दिन बूढ़ी हो जाएगी, जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और वही हो रहा है कि ईमानदारी धीरे धीरे मर इसलिए रही है क्योंकि हम उसको प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। और जब हम प्रॉपर केयर नहीं करेंगे तो हमें समाज से या पुलिस से ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी होने वाली, क्योंकि आप उसके लिए अच्छे नहीं हो। अगर आप उसके लिए अच्छे हो, यकीन मानिए एक नहीं 100 पुलिस वाले आपको अच्छे मिलेंगे, 1000 पुलिस वाले अच्छे मिलेंगे, पर क्या क्वेश्चन मार्क है, आप अच्छे हो, आप डिज़र्विंग हो क्या? आपने ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया क्या? नहीं किया तो यकीन मानिए हम भी समाज से आते हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आते हैं कि हमको भगवान ने एकदम ऊपर से नीचे फेंक दिया हो, हम भी आपके बीच से निकले हैं, कॉमन लोग हैं। तो नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकले होंगे तो हमारा माइंडसेट भी नेगेटिव होगा। मैं एक फौजी बैकग्राउंड से निकला हूँ, मैं एक पुलिस बैकग्राउंड से निकला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ। पर अगर मैं नेगेटिव एनवायरनमेंट से निकला होता तो आज की कंडीशन यही है कि अपना अपना देखो भाई, कोई किसी का नहीं है, ये एनवायरनमेंट लेके इंसान पैदा होता, फिर उसके लिए आपके अंदर फीलिंग क्या होती? तो देशभक्त अगर चाहिए तो आपको भी सपोर्ट करना होगा, तभी आपको देशभक्त मिलेंगे। और ये मेरा फेलियर है कि बहुत सारे कॉप्स की अभी आवश्यकता है, जो कि मैं इतने कम मात्रा में 2-3 लोगों को इंस्पायर कर पाया हूँ, वरना मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग और भी आते तो शायद मेरे बूढ़े होने के बाद मैं और भी डांसर कॉप को देखता और सिंघम देखता और मुझे लगता कि यार ये कभी मैं क्या करता था। नहीं, खैर कोशिश जारी रखिए रंजित भैया, क्योंकि आप जिस तकलीफ से गुजरते हैं ना, वही तकलीफ हमारी भी है। हम भी हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स बनाना चाहते हैं, हम भी बहुत सेल्फलेसली काम कर रहे हैं इंदौर के लिए। कमर्शियल सेकंड होते, कमर्शियल हमें उतना ही ज़रूरी है कि भैया हर चीज़ को चलाने के लिए एक फाइनेंशियल असिस्टेंट लगता है, हम भी उसी के लिए काम करते हैं। और जो आपका पेन है वो हमारा भी पेन है, क्योंकि हम भी चेंज लाने में लगे हुए हैं। तो हमें भी इंदौर के उस एडवर्टीजमेंट इकोसिस्टम से, या जो इंदौर में आज बड़े ब्रांड्स हैं या जो कंपनीज हैं जो हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं एडवर्टीजमेंट प्रमोशन में, और जब हम जाते हैं कि सपोर्ट अवर मिशन, आपका सपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि आप हमें प्रमोट करें या आप हमें कंट्रीब्यूट करें, बदले में हम सर्विस दे रहे हैं। मतलब हम लोग कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, या हम लोग बोलेंगे ना कोई फंड्स ऐसे नहीं मांग रहे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड सर्विस। नहीं एग्री करते हैं आप, अननेसेसरी बहुत जगह पैसा खराब करते हैं, वो दिखता भी है, जिसका रिटर्न वो शायद वैल्यू भी नहीं निकाल पाते होंगे या कन्वर्जन नहीं आता होगा। लेकिन हम चेंज के लिए काम कर रहे हैं तो हमें नहीं है सपोर्ट। रंगपंचमी की गैर इसका सीधा उदाहरण है। हम पिछले 6 सालों से कर रहे हैं, वो 1-1.5 लाख रुपए हमारा खर्च हो जाता है उस दिन, लेकिन आज तक स्पॉन्सर्स नहीं मिले हमें। स्पॉन्सर्स कौन मिले? दुबई की कम्युनिटी, जो लोग हैं, वो लोग वहाँ से फंड इकट्ठा करके हमें देते हैं, क्योंकि उनको इंदौर से प्यार है। अब वो दुबई शिफ्ट हो गए, तो मैंने ये देखा है कि जो यहाँ रह रहे हैं ना, सब मटेरियल ड्रिवन हो गए, सबको प्रॉफिट से प्यार है। इंदौर से, आपने थोड़ी देर पहले पूछा था ये इंदौर क्यों लिखवा रखा है हाथ पे, वो इसीलिए लिखवा रखा है क्योंकि मुझे है प्यार इंदौर से, और मरते दम तक रहेगा, और हमारा प्रोडक्ट ही बना इसलिए। ठीक है, कोई सपोर्ट करता हो नहीं करता कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप अपनी उस यात्रा में डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, नाउ यू आर अ सेलिब्रिटी, ठीक है, फाइनेंशियल उतना नहीं है। देखिए, मैं नहीं मानता अपने आप को, आप हैं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। आप डिसएग्री क्या मैं सेलिब्रिटी? मुझे लगता है कि मेरी लाइफ जैसी अभी तक थी ना स्ट्रगल वाली, वो आज तक स्ट्रगल में चल रही है, और जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बढ़ती है, वो और बढ़ती जा रही है, और मेरी एज भी बढ़ती जा रही है, और आपकी भी बढ़ रही है कि यार मेरे जैसे और सिंघम कैसे पैदा करूं, और मेरी एज बढ़ती जा रही है, मैं थक रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैं इंदौरी हूँ, पैदाइशी इंदौरी हूँ, पैदा हुआ इंदौर में, इससे बहुत शहर से प्यार है मेरे को। मैं चाहता हूँ कि इस शहर में ना लोग आए तो बोले यार क्या ट्रैफिक है यार, क्या लोग गाड़ियाँ पार्क करते हैं अपने सिस्टम जाके, ये सुनना चाहता हूँ मैं। कॉप्स चौराहे पे खड़ा हो तो मैं रुक गया, ये नहीं सुना जाता। कॉप्स चौराहे पे नहीं था तब भी लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे थे। ये होता है एक सिटी। हम क्या बोलते हैं, कॉप साइड में बैठा हुआ था, भाई सिग्नल लगा है ना, देख के चलना। तो नहीं, ये तो बोल देंगे कि साइड में बैठा है, आप फॉलो करें नहीं करें उससे कोई मतलब नहीं। ये इसमें बात नहीं करेगा ना, अरे वो पुलिस वाला बैठा है ना इसलिए हम फॉलो नहीं कर रहे। ये कौन सा लॉजिक है मेरे भाई? सिग्नल लगा, देख के चलना तू। मगर नहीं, जब तक ये सोच ब्रॉड नहीं होगी कि यार पुलिस वाला दिखे ना दिखे, हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है,
तब आप इस शहर को बड़ा या महानगर का प्लेस पे जा पाओगे। वरना ये सोच अगर डेवलप नहीं हो पाई ना, तो यकीन मानिए धीरे धीरे लोग यहाँ इस ट्रैफिक से चिढ़ेंगे और वर्स्ट ट्रैफिक हो जाएगा और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको संभाल पाना किसी की बस की बात बहुत नहीं। बड़ा चैलेंज होने अच्छी वाला है। वो अभी दिखता है। बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। जब भी ट्रैफिक के बारे में बात हो तो हमारे जितने पुराने लोग हैं उनको बुलाया जाए, उनको बिठाया जाए, उनसे पूछा जाए, क्योंकि सिर्फ ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं उनके साथ साथ एक गाइडेंस भी चाहिए उसको, एक प्रॉपर जिसने शहर के लिए काम किया हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ, प्रॉपर इंजीनियरिंग होगी, तो यकीन मानिए जो भी आप करेंगे वो कहीं भी फेल नहीं होने वाला। वरना इंजीनियरिंग ख़राब होगी ना, क्योंकि ट्रैफिक में 3 ही काम करते हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इन्फोर्समेंट। तो इंजीनियरिंग का 70% हिस्सा होता है किसी भी शहर का अच्छा ट्रैफिक या ख़राब ट्रैफिक होने में। तो हमारे शहर में अगर इंजीनियरिंग अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी अच्छा होगा। तो वेल इंजीनियर्स को लेकर आना पड़ेगा और उनको गाइडेड करने के लिए यहाँ के पूर्व में जो बहुत अधिकारी अच्छे रहे हैं उनको साथ लेके चलना पड़ेगा, तब जाके इस शहर का कुछ अच्छी इंजीनियरिंग की वजह से ट्रैफिक स्मूथ हो पाएगा। वरना बैड इंजीनियरिंग की वजह से कहीं आप देख पा रहे होंगे इंदौर में वहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये उस टाइम पे इंजीनियरिंग ख़राब की गई थी। तो अच्छे इंजीनियर की बहुत ज़रूरत है और एजुकेशन की ज़रूरत है। एनफोर्समेंट तो सिर्फ हमारा 10% ही आता है जब हम चलाने की कार्रवाई करते हैं, लोगों को एजुकेट भी करना पड़ेगा। ये 3 एक अगर प्रॉपर हैं तो यकीन मानिए चौथा पी अपने आप सही हो जाएगा, जिसको पब्लिक बोलते हैं। और एक और मैं बता दूं आंकड़ा, पुलिस, पॉलिटिशियन और प्रेस, अगर ये 3 लोग सही चल रहे रोड पे ना तो पब्लिक भी सही चलेगी। तो इन तीनों से निवेदन है, अगर आप अच्छा समाज चाहते हो तो प्रेस, पुलिस और पॉलिटिशियंस को रोड पे नियमों का पालन करना होगा। और किसी भी लेवल पे किसी ने फॉल्ट किया है तो उसको छुड़वाने की प्रथा, फ़ोन लगा के छुड़वाने की प्रथा बंद करनी पड़ेगी, तब जाके शहर में विकास हो पाएगा। वरना सारा विकास धरा का धरा रह जाएगा, लोग आना बंद कर देंगे। मैं 2 चीज़ आपकी इन बात पे बोलना चाहूँगा। एक आपने बात करी कि एक इंजीनियरिंग और एक वो पूरा प्लान होना चाहिए, दैट टू वो प्लान विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के होना चाहिए। मतलब इसमें वो नहीं देखना चाहिए कि यार ये इस पार्टी का है, ये इस पार्टी का है, तो भाई इस कारण ये मॉडिफाई कर दो प्लान को। दूसरा आपने 3 ई की बात करी जी, कि एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग। एक इसमें चौथा ई और लगाने की ज़रूरत है, एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन की वो क्या टाइमलाइन आपके हिसाब से अब होनी चाहिए? क्योंकि मुझे जो लगता है कि अब एक हम हाई टाइम पे बैठे हैं, मतलब जिस हिसाब से अगर 5 बजे निकल जाओ आप सड़कों पे तो लगता है कि यार ये बहुत बड़ा हाई टाइम आ गया है अब। तो ये कितनी जल्दी हो जाना चाहिए? 1 साल में, 6 महीने में, कि भाई अगले 5 साल में? कितनी जल्दी होना चाहिए? देखिए हम लेट हो गए हैं। हाँ, हम लेट हो गए, मतलब हम लोग टाइमलाइन मिस कर चुके हैं, बहुत मिस कर चुके हैं। यहाँ पर बहुत पहले, जो कि अभी बहुत अच्छा डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है, माननीय महापौर जी बहुत अच्छे से इसमें लगे हुए हैं और डेफिनेटली 5 सालों में कर देंगे, पर हम लेट हो चुके हैं। एक तो कोविड ने हमें लेट किया, कोविड टाइम पे बहुत कुछ यहाँ पर हो जाना चाहिए। वो 2019, 20, 21 में हम लोग पूरा इंडिया किसी और फ्रेम में चला गया था। वो 3 साल हम पीछे चल रहे हैं। उस टाइम पे हमारा विकास हो जाना चाहिए था, यहाँ फ्लाईओवर बन जाने चाहिए थे, यहाँ बहुत जल्दी मेट्रो बन जाना चाहिए था, क्योंकि इस शहर का ट्रैफिक का वॉल्यूम बढ़ गया है, बहुत ड्रास्टिक बढ़ गया वो। हाँ, क्योंकि एक जो गुब्बारा है, एक गोला लगा दीजिए, उसके अंदर डॉट मारते जाइए, पर एक बार वो भर जाएगा। वो हम भर चुके हैं। अब आपको वो गुब्बारे को बड़ा करना होगा, उसमें लाइन डालनी पड़ेगी। तो ये लाइन जो होता है फ्लाईओवर होते हैं, ये मेट्रोस होती हैं, ये सिटी ट्रांसपोर्ट होता है, जिसको आपको बहुत लार्ज स्केल पे डेवलप करना होता है टाइमली। पर हम बहुत लेट हो चुके हैं। हम मतलब इवेल्यूएट नहीं कर पाए कि यार इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। यस। और कहीं ना कहीं उसका खामियाजा ये कि हमें फास्ट काम करना पड़ रहा है। डेफिनेटली गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, मगर हम लेट हो चुके हैं। अब इसको जितनी जल्दी हो सके, आप बोलो एक टाइम टेबल, हम लेट हो चुके हैं। आप जितनी जल्दी इसको कवर कर सको तो उतनी जल्दी कवर करो, तभी जाके शहर का ट्रैफिक वॉल्यूम जो है डाइवर्ट होगा। हम ट्रैफिक को कम करने के लिए डाइवर्ट करते हैं। इस शहर को डाइवर्सन की ज़रूरत है कि आप नया इंदौर लेके जाओ, नया मार्केट लेके जाओ, जो मैंने शुरुआत करी थी, नया स्पेस एरिया बनाओ, नया इंदौर का डेवलप करो, ताकि लोगों का जो वॉल्यूम है वो डाइवर्ट हो कि नहीं हम 56 नहीं, हम विजयनगर भी खा सकते हैं, हम सराफा मतलब वो क्रेज खत्म करना होगा लोगों को कि यार 56 जाके ही खाना है। क्यों खाना है? आप जाके विजयनगर भी खा सकते हो, आप जाके लसूड़िया में भी खा सकते हो। तो ट्रैफिक का अगर वॉल्यूम डाइवर्ट होगा, स्कैटर करना पड़ेगा, तब जाके लोग एक जगह जाना बंद करेंगे। सियागंज ही क्यों है?
आप देवास नाका पे भी सियागंज बिठा दो, आप बंगाली चौराहे पे भी सियागंज बिठा दो, तब जाके लोग सामान खरीदने के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए उधर भी डेवलप होंगे। डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा अब चीज़ों को। हाँ, नहीं तो एक ही जगह अगर आना होगा तो मार्केट में आएंगे और आप फंसेंगे, आप जाम लगेगा। आप देखिएगा नंदलालपुरा, रानी सेतु, राम पियाऊ, ये हमेशा जाम में रहते हैं क्योंकि पूरा मार्केट यहीं भरा हुआ है। आप सियागंज में जाके देख लीजिए, वर्स्ट से वर्स्ट स्थिति हो जाती है क्योंकि व्यापार करने के लिए हर सीहोर से खरीदा बंदा जो कि सीहोर भोपाल के पास है, भोपाल शॉपिंग करने नहीं जा रहा है, वो शॉपिंग करने इंदौर आ रहा है। झाबुआ का आदमी शॉपिंग करने इंदौर आ रहा है, खरगोन का आदमी शॉपिंग करने इंदौर आ रहा है, तो ट्रैफिक तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। और हम एकमात्र ऐसा शहर है जिसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्हीकल रजिस्टर्ड हैं। अब अच्छा। ये मात्र एक शहर है इंदौर, जितने लोग हैं उतने व्हीकल भी हिंदुस्तान का। आप ये आंकड़ा आप गूगल सर्च करिए जाके, जितनी आबादी है उतना ही हमारा अब लगभग उतना ही हमारे व्हीकल हो रहे हैं। मतलब 27 लाख की आबादी तो 27 लाख व्हीकल हम पहुँच रहे हैं। मतलब हर एक व्यक्ति के पास एक व्हीकल। ये हिंदुस्तान का मात्र पहला एक शहर होगा जहाँ इतनी बड़ी मात्रा में व्हीकल्स हैं और जिनको हमको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम बहुत छोटे हैं, हम इसको नहीं संभाल पा रहे हैं। कम से कम 3 से 4 लाख व्हीकल और भी आ रहे हैं शहर में, जो कि रोड वही के वही हैं। मैं 10 साल पहले हाईकोर्ट पे खड़ा था, जितनी चौड़ी रोड थी 10 साल बाद भी उतनी है। हाँ, रोड तो उतनी होंगी, उतनी है ना, तो उसका वॉल्यूम तो बढ़ गया ना। लोग पहले एक बार में निकल जाते थे, अब 3 बार निकलते हैं, फिर बोलते हैं जाम लगा हुआ है, क्योंकि रोड उतनी की उतनी है, रोड को आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें डाइवर्सन लाना पड़ेगा। तो नहीं आया तो स्थिति 1 साल बाद आप यकीन मानिए, और हम यहीं बैठे होंगे, हम सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ से वापस राजवाड़ा जाऊँ या ना जाऊँ, ये क्वेश्चन मार्क हो जाए। मैं तो आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके ही जाता हूँ। विदिन जब भी सिटी जाना होता है, जी जी बिल्कुल, मैं गाड़ी नहीं ले जाता। बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाते हैं हम लोग। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, या तो ऑटो या तो कैब। मेरी फैमिली जब भी राजवाड़ा जाती है मैं उनको ऑटो बोल देता हूँ। मैं कभी कार से नहीं बोलता, मैं कभी बाइक से नहीं बोलता कि आप बाइक से जाओ, नहीं, आप ऑटो से जाओ, पैदल चले जाओ। मैं अपनी गाड़ी उस एरिया में नहीं घुसाऊँगा क्योंकि मुझे पता है कि उस एरिया में भीड़ होती है। और मैं जानते हुए भी अगर अपनी कार लेके जा रहा हूँ, फिर बाद में चिल्ला रहा हूँ, अरे यार जाम में फंस गया, ये फॉल्ट आपका है बॉस, क्योंकि आप मार्केट एरिया में जा रहे हो, तो आप अपनी गाड़ी वहाँ तक क्यों ले आना चाहते हो? आप जाइए ना अंधेरी वेस्ट में और सीवारा में, लोग गाड़ी पार्क करके मार्केटिंग करते हैं 1 किलोमीटर तक, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप पैदल चल जाओगे तो आपका ईगो हर्ट हो जाएगा। ये ईगो जो बीमारी है ना, लोगों को निकालनी पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, पेडिस्ट्रियन बनना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, तभी जाके इस शहर का ट्रैफिक थोड़ा सा स्मूथ हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। आप एक लंबी स्ट्रगल कर रहे हैं, लंबी स्ट्रगल करके निकले हैं और आगे भी एक लंबी स्ट्रगल दिख रही है, क्योंकि आपका एक सपना बहुत बड़ा है कि आपके जैसे और सुपर कॉप्स इस इंदौर को सर्व करें, इंडिया को सर्व करें। वाकई में रंजीत भैया, जब भी हम आपसे मिलते हैं या आपको देखते हैं, हम तो एनर्जी गेन करते हैं, क्योंकि हमारा भी मिशन मोर ओवर वैसा ही है कि कुछ देना है सोसाइटी को। कि आपने जैसे बोला ना कि जब मैं जाऊं तो तिरंगा चाहिए, बहुत सारे, हमारा भी अल्टीमेटली है कि ये जो हमारा काम है ये हमेशा ज़िंदा रहे। व्यक्ति आएगा, व्यक्ति जाएगा, सनिल इसका उदाहरण है। वो आज नहीं भी है तो भी उसका नाम और उसका काम आज भी लोग याद रखते हैं और आज भी हम लोग उसको कैरी कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली गोल यही है कि इंदौर को एक बेहतर सिटी बनाए। आपका वो मैसेज क्या होगा इंदौर के लिए, और एक पर्सनल मैसेज टीम इंदौर टॉक के लिए, क्योंकि हम करना चाहते हैं बहुत कुछ, और कैसे हम कोलैबोरेटिव अप्रोच हम लाएंगे, लोगों को साथ लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। तो क्या वो मैसेजेस हैं दोनों अलग अलग, एक इंदौर के लिए और एक टीम इंदौर टॉक के लिए? देखिए, पहले मैं इंदौर की पब्लिक को एक बात बता दूं कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है। अब आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स आपके हैं उसको इंदौर के भले के लिए यूज़ करिए। कम से कम दिन भर में, क्योंकि अब मॉडर्न लाइफ हो गया है, रील्स का लाइफ हो गया, तो जहाँ भी आप गलत देख रहे हैं प्लीज़ उसको मेंशन करिए, आप उसको लेकर आइए, गलत को गलत की नज़र से देखिए। आप उसमें जात पात, अमीरी गरीबी को लेके मत आइए। कोई भी आपके सामने फॉल्ट कर रहा है ना, चाहे वो पुलिस वाला क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा सा नामचीन पॉलिटिशियन क्यों ना हो, आप लोग का हेल्प की ज़रूरत आ गया है। इस शहर को अगर आपको सच में अच्छा बनाना है ना, तो लोगों को आईना दिखाना शुरू करना पड़ेगा। इसलिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग आइए, सड़क पे जब भी कुछ गलत देख रहे हैं प्लीज़ आवाज़ उठाइए और इस शहर को सुगम, सुरक्षित और अच्छा बनाने में हमारी मदद कीजिए। और आपको कहीं पर भी कुछ भी हेल्प लग रही हो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इंदौर टॉक का इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप उसमें मैसेज करिए, हम 100% रिप्लाई करते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम सुनते हैं और सोल्यूशन निकालते हैं। मगर आप नीड आपकी है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारा सपोर्ट कीजिए, आगे आइए और अपनी समस्याओं को बताते तो हैं, उसका हल भी बताइए और सपोर्ट कीजिए हर पॉजिटिव न्यूज़ को जो कि
आपके शहर को बेटर कर सकती है। और नेगेटिव न्यूज़ को, नेगेटिव पीपल्स को प्लीज़ ब्लॉक करिए, क्योंकि वो आपके और आपके शहर को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। तो मेरी पब्लिक इंदौर से यही राय है कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए और हमारा साथ दीजिए, ताकि हम इस शहर को ट्रैफिक के मामले में भी नंबर 1 बना सकें। और रही बात इंदौर टॉक की, तो मैं इंदौर टॉक को निवेदन करना चाहूँगा कि आप पहले से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ इस मुद्दों को लेकर रोड पे आइए और उन जवाबदार इंसानों को जाके पकड़िए जो उस गड्ढा खोदने के लिए जवाबदार हैं, जो रोड बनने के बाद खंबा ना निकालने के लिए जवाबदार हैं, और एक क्वेश्चन मार्क उठाइए कि भाई ये रोड बना दिया, खंबा कब उठाओगे। ये बहुत सारी सिचुएशन है इंदौर में जहाँ आप देख सकते हो, क्योंकि कोई बोलने वाला डर लग रहा है। बोलिए, आवाज़ उठाइए, ताकि इस शहर को, क्योंकि जो अधिकारी बैठे हैं उन तक ये मैसेज जा ही नहीं रहा है, जो इस पद पे बैठे हुए हैं उनको ये कॉलोनी की लोकल प्रॉब्लम पहुंच ही नहीं रही है वहाँ तक। तो ये पहुंचाइए कि सर ये प्रॉब्लम है, ताकि वो प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचे और उसका सोल्यूशन निकल पाए। लोकल स्तर पर लोकल प्रॉब्लम को वहाँ तक पहुँचाने की जवाबदारी इंदौर टॉक टीम की है। तो अगर आप इसमें साथ देंगे, डेफिनेटली हम उसकी आवाज़ बनेंगे। जहाँ आपको हमारी ज़रूरत हो हम खड़े रहेंगे। पर इस शहर को अब महानगर बनाने की बारी आ गई है, तो महानगर तभी बनेगा जब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करेंगे। इसमें इंदौर टॉक और इंदौर के साथ साथ सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस हैं, उनकी हेल्प लगेगी। और अगर वो हेल्प करेंगे तो इंदौर में डेफिनेटली लोग ट्रैफिक को स्मूथ और अच्छा बोलेंगे। जो कि लोग ये बोलते हैं आजकल कि इंदौर में गाड़ी चला ली तो कहीं भी चला ली, हाँ ऐसा बोला जाता है, ये बोला जाता है। तो ये एक नेगेटिव इमेज है, अच्छी इमेज नहीं है, नेगेटिव इमेज जो आपके शहर को वर्ल्ड वाइज ग्लोबली नेगेटिव कर रही है। आप बड़े मजाक में बोल रहे हो, पर ये नेगेटिव कर रही है। तो ये सब करने में आपका ही बुराई है, आप ही के लोग यहाँ पर नहीं आएंगे, आप ही के यहाँ टूरिस्ट नहीं आएंगे। तो कृपया करके इस शहर को नाम करना है, बड़ा करना है, तो इंदौर टॉक की टीम को मैं बोलना चाहूँगा कि वो हमारा साथ दें और ग्राउंड लेवल पे काम करें, और हमारे साथ जहाँ भी उनको हेल्प लग रही हो हम उसके लिए खड़े हुए हैं। बिल्कुल, हम भी यही बोलना चाहेंगे कि इंदौर अब उस स्टेज पे आ गया है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है, मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे क्राइसिस इंदौर झेल रहा है। बाहर से, इनफैक्ट उसको अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, वो जिस पर्पस के लिए आ रहे हैं वो पर्पस को ना करते हुए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जो शहर का एक हमारा माहौल था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि हम ये जान सकते हैं क्योंकि हमने भी एक कॉलेज लाइफ जी है, एक बैचलर लाइफ जी है, एक जॉब वाली लाइफ जी है। तो वो डिफरेंस हमें समझ में आता है कि शहर किस दिशा में और किस दशा में जा रहा है। तो समय है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावर है और इससे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और इंदौर टॉक हमेशा से कोशिश करता है कि सोशल मीडिया का यूज़ चेंज के लिए करे, इन्फ्लुएंस के लिए नहीं करे, इम्पैक्ट के लिए करे। आप में वो दम है, आपकी बातों में, आपकी जो भी सोच है उसमें वो दम है कि इस सिटी में वो चेंजेस ला सकते हैं। और मेरी तो यही अपील होगी, आप जहाँ हज़ारों पोस्ट, हज़ारों वीडियोस, हज़ारों इमेजेस पोस्ट करते होंगे अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे, ट्रैफिक के बारे में भी कुछ ना कुछ, या हफ्ते में एक बार एक वो पोस्ट या आपके थॉट्स ज़रूर शेयर करिए। विद इन द फ्रेंड्स शेयर करिए, विद इन द कम्युनिटी शेयर करिए। उन्हें बताइए कि ये जो ट्रैफिक है ना, ये कोई पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस का काम है ट्रैफिक को मैनेज करना, फॉलो अल्टीमेटली आपको ही करना है। तो आप उसे फॉलो करिए। और जैसा कि जहाँ भी आपको सपोर्ट लगता है, जहाँ भी आपको गाइडेंस लगता है, रंजीत सर की प्रोफाइल है, आप उन्हें डीएम कर सकते हैं। इंदौर टॉक की प्रोफाइल है, आप हमें डीएम कर सकते हैं। और टुगेदर, मतलब जो इंदौर के एक्चुअल इंदौरीज हैं, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ कि यार 100 में से अब 40 ही बचे होंगे, 60 तो मूव हो गए। और जिस हिसाब से इंदौर बन रहा है कि इंदौरियंस कम होते जा रहे हैं, और जो बाहर से भी आ रहे हैं उनको भी हम इंदौरियंस ही मानते हैं, बट उनका वो अटैचमेंट अभी शहर के लिए नहीं है। वो किसी एक उद्देश्य के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, या तो पैसा कमाने आ रहे हैं, या तो पढ़ने आ रहे हैं, या XY जो भी करने आ रहे हैं। तो वो जो इंटेंसिटी, वो जो प्यार है ना, जो आपका है, मेरा है, वो लोगों का नहीं है। तो हम मिलके एक चेंज लाएंगे, और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है रंजीत सर आपके साथ में, हम साथ में, और ये जल्दी लाना होगा। मतलब ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि भैया ने जैसा बताया कि भाई हम टाइमलाइन क्रॉस कर चुके हैं। तो नाउ इज़ द हाई टाइम, लेट्स कोलैबोरेट और टुगेदर हम लोग आगे आएँ और इस मिशन को ड्राइव करें, और स्वच्छ सिटी के साथ इंदौर एक सेफ सिटी बने, ट्रैफिक में स्मूथ सिटी बने। तो जो अभी उदाहरण दिया जा रहा है कि इंदौर में चला ली तो सब जगह चला ली, तो लोग ऐसा बोलें यार इंदौर वो शहर है जहाँ ट्रैफिक फॉलो किया जाता है। और मैं ये भी सुनना चाहूँगा कि कॉप्स रहे ना रहें, मैं रहूँ ना रहूँ, सिग्नल मेरे बिना भी फॉलो किया जा रहा है ना, ये है ड्रीम। ये होगी इस बात की यार क्या शहर के लोग हैं, पुलिस वाला नहीं है मगर लोग खड़े हैं, एक भी हिल नहीं रहा है। और जो हिल रहा है उसको यहीं की लोकल पब्लिक टोके, हे हिल मत, सिग्नल रेड है,
समझ जाइए उस दिन ये शहर महानगर बन जाएगा। और बन जाएगा, क्योंकि स्वच्छता में हमने ये करके दिखाया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 7 बार और 8वीं बार भी करने जा रहे हैं। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर इंदौर। यस, इंदौर प्लीज़ ट्रैफिक में थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि ये शहर आपका है, ये देश आपका है, और यकीन मानिए ट्रैफिक एक्सीडेंट से किसी का भला नहीं होने वाला। तो प्लीज़ ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सेफली घर जाइए, क्योंकि आपके घर में आपका कोई अपना वेट कर रहा है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू भैया, आप आए Thank you. और ये एक बहुत बढ़िया कन्वर्सेशन हुई। मतलब मुझे में खुद एनर्जी आ गई है, क्योंकि अब 14 अप्रैल से हम लोग बहुत इंटेंस काम करने वाले हैं। Yes. हमारे भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं इंदौर को लेके। हाँ। और वो जो आपने एक ड्रीम शेयर किया जी। कि भाई जो सिंगम्स बनाने हैं हमें, हाँ, हम डेफिनेटली उस चीज़ के लिए ट्राई करेंगे, जहाँ से भी जैसे भी कुछ एसोसिएशंस और हम लोग निकाल पाएँ, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपके उस ड्रीम को हम रियलिटी में कन्वर्ट करें। एक रियलिटी को अमर भैया ने मुंबई में कन्वर्ट किया है, एक रियलिटी को हम इंदौर में कन्वर्ट करेंगे, और ज़रूर होगा ये सब। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। आपने मुझे बुलाया, लिटरली मुझे अच्छा लगा। कुछ चीज़ें थी जो मैंने आज तक शेयर नहीं करी, वो मुझे यहाँ पर पता है। निकल जाती है, तो डेफिनेटली अच्छा लगता है, कभी कभी मुझे भी अच्छा लगता है। तो एक वाइब्स आना चाहिए सही इंसान के साथ सही चीज़ें शेयर करने के लिए, और यू आर राइट पर्सन। सो इंदौर टॉक की टीम हमेशा दिल के करीब रही है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को जिन्होंने मुझे सुना, और आई होप सो कि ये कन्वर्सेशन पब्लिक के लिए बहुत अच्छा हो। डेफिनेटली, और इससे चेंज आएगा। ऑफ कोर्स चेंज आएगा, और हम चेंजेस लाएंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। धन्यवाद भैया।